गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, हम थे लेवरेज चैप्टर पर और हम तीन तरह के लेवरेज पढ़ रहे थे। वन इज ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड देन कंबाइंड लेवरेज। दोस्तों, लेवरेज को हम पढ़े उससे पहले हमने बेसिक्स देखे थे और बेसिक्स में हमने देखा था देयर इज एन इनकम स्टेटमेंट और इस इनकम स्टेटमेंट में ही सारे राज छुपे हुए हैं। ओके दोस्तों, हमने देखा था कि जब सेल्स बढ़ता है तो उसी के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती है और उसी प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता है। काश उसी प्रोपोर्शन में फिक्स कॉस्ट भी बढ़ती तो फिर ऑपरेटिंग प्रोपोर्शन भी वैसा ही कुछ बढ़ता है, यहां पर ऑपरेटिंग इनकम भी वैसी ही कुछ बढ़ती। लेकिन हुआ यूं कि ये जो फिक्स कॉस्ट थी, क्या ये बढ़ी या ये कांस्टेंट रह गई? ये कांस्टेंट रह गई और इसके वहीं रहने की वजह से जो इसके नीचे वाला अमाउंट है यानी कि ऑपरेटिंग इनकम, वो बढ़ा या वो जोर से बढ़ा? वो जोर से बढ़ा और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज कहते हैं। ठीक है, सो ऑपरेटिंग लिवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है? ये मैग्निफिकेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग लिवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ ईबीआईटी। Why? Due to increase in sales. जब सेल्स बढ़ेगा तो ईबीआईटी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा या जोरों से बढ़ेगा? जोरों से बढ़ेगा। इस फिनोमिना को दुनिया कहती है ऑपरेटिंग लिवरेज। दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला हमें ये समझ में आता है कि हम ये देखें कि आखिर कितना परसेंटेज चेंज, हम ये देखें कि आखिर कितना परसेंटेज चेंज हुआ है ऑपरेटिंग इनकम में डिवाइडेड बाय कितना परसेंटेज चेंज हुआ है इन सेल्स। ठीक है, ऑब्वियसली जो परसेंटेज चेंज आएगा ऑपरेटिंग इनकम में वो ज्यादा आएगा और ये जितना ज्यादा गुना आएगा वो डिपेंड करेगा कि आपके फिक्स कॉस्ट का प्रोपोर्शन आपके ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर में आखिर कितना ज्यादा है। राइट, सो यहां पर ये फॉर्मूला आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का समझ में आया। ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या था फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, फिर उसी फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला डिराइव कर लिया था, दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आता है, बस परसेंटेज चेंज के लिए आपको दो डेटा पॉइंट्स लगते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी सिंगल डेटा पॉइंट पर हो जाता है, सो इट कम्स मोर हैंडी, इसलिए इस वाले फॉर्मूला को प्रेफर किया जाता है। राइट, ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट किसका? ऑपरेटिंग लिवरेज का। वैसे हमने ये और देखा था कि अगर हम ब्रेक इवन के करीब होंगे तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उतना ही होगा जितनी हमारी फिक्स कॉस्ट है, यानी अल्टीमेटली एबिट क्या हो जाएगा? जीरो। So contribution divided by EBIT will be 150 divided by 0. So it will come to infinite. So degree of operating leverage is infinity at break even point. लेकिन जैसे जैसे हम break even point से आगे जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कम होता चला जाएगा। हाँ, अगर आप ब्रेक इवन से भी कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो तो फिर तो आपका एबिट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर आप ब्रेक इवन से कम लेवल पर ऑपरेट कर रहे हो तो, है ना, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर है, उससे भी कम है, क्योंकि उससे भी कम है इसलिए यू वुड बी इनटू लॉसेस, सो योर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वुड बी अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, वो मैंने आपको नहीं याद आ रहा एक डायग्राम बताया था। ठीक है, ओके दोस्तों, ये था हमारा कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड? ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड। राइट, अब ऑपरेटिंग लेवरेज का किस्सा यहीं पर ही समाप्त होता है ना। इसके बाद हमने हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू किया था और वो था फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, सो फाइनेंशियल लेवरेज भी वही काम करता है जो ऑपरेटिंग लेवरेज करता है, मतलब वो मेजर करता है कि आखिर कितना सेंसिटिव है अ बॉटम नंबर विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वन ऑफ द टॉप नंबर्स। ठीक है, तो यहां पर जो ऑपरेटिंग लेवरेज कनेक्शन बनाता है वो कहां से कहां तक का कनेक्शन बनाता है? सेल्स से लगाकर वो सेल्स से लगाकर एबिट तक का कनेक्शन बनाता है। ठीक है, लेकिन जो फाइनेंशियल लेवरेज है वो एबिट से अपनी कहानी शुरू करता है और वो एबिट से अपना कनेक्शन ईपीएस या फिर ईएईएस तक का बनाता है। राइट, अब दोस्तों यहां पर हम ये देखेंगे कि आखिर हमारा ईबीआईटी कितने से बढ़ा। तो हमारा ईबीआईटी यहां पर इस अमाउंट से, इस पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ा, ये इतने अमाउंट से बढ़ा एबिट। ओके, लेकिन एबिट के बढ़ने की वजह से अगर इंटरेस्ट भी वैसा ही बढ़ता है, जैसे एबिट सपोज करो डबल हुआ और इंटरेस्ट भी आपका क्या हो गया? डबल, तो फिर ईबीटी भी डबल ही होगा। यानी अगर ये 450 का कितना हो गया? 900, ये 75 का कितना हो गया? 150, तो ये कितना हो जाएगा? 750, विच वुड बी जस्ट डबल। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या इंटरेस्ट ऑन डेट डबल होता है या वो तो कांस्टेंट रह जाते हैं, जिसकी वजह से डबल होगा या ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगा?
ये डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमें फाइनेंशियल लेवरेज का फील यही आ गया कि यहां जितना चेंज हुआ क्या अब उतना ही चेंज यहां होगा या उससे डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर अमाउंट ऑफ चेंज होगा। सो दैट रिजल्ट्स इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज अगर दोस्तों आपकी लाइफ में कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फिर फाइनेंशियल लेवरेज यहीं से ही कैलकुलेट हो जाएगा और इसमें हम सिंपल ये देखेंगे हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन EBIT and will compare it with how much is the percentage change in EBT. Obviously जितना यहाँ percentage change होगा उससे बड़ा percentage change यहाँ होगा. The formula would be percentage change in EBT upon percentage change in EBIT. ठीक है, ये कब तब जब सिर्फ कौन हो, डेट हो. ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर यहां पर प्रेफरेंस नहीं हो तो जितना परसेंटेज चेंज यहां आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज यहां आएगा, उतना ही परसेंटेज चेंज यहां आएगा, उतना ही परसेंटेज चेंज यहां आएगा और उतना ही परसेंटेज चेंज यहां आएगा. जब तक सारी चीजें वेरिएबल हो यानी एक बराबर प्रोपोर्शन में बढ़ती या घटती हो तो फिर परसेंटेज चेंज सेम रहते हैं. तो यहां जितना परसेंटेज चेंज है भाई, आपने डबल कमाया तो टैक्स भी डबल दो, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स भी डबल होगी. प्रेफरेंस कुछ है ही नहीं तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी डबल होगा और ईपीएस भी डबल होगा. राइट, तो इसलिए फाइनली परसेंटेज वाला फॉर्मूला ये नहीं बनाया गया कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है. फाइनली फॉर्मूला ये बनाया गया है कि परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, दोनों में से कोई कुछ भी यूज कर लो, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, है ना. दैट्स द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. व्हाई? बिकॉज इट एनकम्पासेस द इफेक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एज वेल. दोस्तों यहां पर आते हैं, ये एरोज बढ़िया चल रहे थे, इनको खींचते हैं. तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि अगर इंसान ने कमाया ज्यादा तो फिर उसको टैक्स भी ज्यादा ही देना पड़ेगा, तो उसका जो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आएगा वो भी ज्यादा ही आएगा. अब काश प्रेफरेंस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता तो फिर ईएईएस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता. लेकिन हुआ यूं कि प्रेफरेंस उसी प्रोपोर्शन में बढ़ा या वो तो सेम रह गया, अब उसके चक्कर में और क्या हो गया, जो ईएईएस है वो उतना बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था और आगे बढ़ गया. राइट, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो वही रहते जो रहते हैं, तो जितना आगे आपका अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी बढ़ेगा उतना ही आगे कौन बढ़ जाएगा, ईपीएस. ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट करती हैं, एक तो प्रेजेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटीज और दूसरा प्रेजेंस ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स डिविडेंड बियरिंग लायबिलिटीज. ठीक है, ओके दोस्तों, परसेंटेज वाला फॉर्मूला तो आई होप आपको क्लियर है. परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी. ठीक है, अगर अब वो दूसरा वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं ना जिसमें परसेंटेज चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, अगर सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डेट हो देन फॉर्मूला वुड बी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. ठीक है, लेकिन अगर डेट भी हो और प्रेफरेंस भी हो तो फिर फॉर्मूला देखना क्या बनेगा, ईबीआईटी अपॉन, अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट भी जाएगा और प्रेफरेंस डिविडेंड भी जाएगा, लेकिन क्योंकि है ना सिंक्रोनाइजेशन नहीं था इसलिए इसको अपॉन में क्या कर लेंगे 1 माइनस टी, सो दैट दिस बिकम्स अ प्री टैक्स नंबर, सो दैट एवरीथिंग बिकम्स प्री टैक्स, ताकि इंपैक्ट टैक्स का ना आने पाए, सिर्फ इंपैक्ट किसका है, लेवरेज का है. ठीक है, ओके, तो ये आ जाता है दोस्तों हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला. ठीक है, ओके, बस ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, है ना. और फिर हमने ये देखा था आपकी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कब ज्यादा होगा कब कम होगा, जब आपका proportion of debt and proportion of preference shares in your overall capital structure, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी भी आ जाता है, तो जब इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होगा और डेट कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल का प्रोपोर्शन ज्यादा होगा तो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा होगा. और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा है, सपोज कीजिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज आ रहा है 5 टाइम्स, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स फॉर एवरी 1% चेंज इन EBIT योर शेयर होल्डर्स इनकम विल चेंज बाय 5%, assuming your DFL is 5 times. 5 times का मतलब क्या है, जितना यहाँ चेंज आएगा उसका 5 गुना यहाँ पर चेंज आएगा. इज दैट क्लियर? ओके, अगर आपकी जिंदगी में कोई डेट नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज की वैल्यू क्या होगी? अगर कोई डेट नहीं है, कोई प्रेफरेंस नहीं है, इक्वल टू 1, इन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज वुड बी 1. जितना आप यहाँ पर मेहनत करोगे ना उतना ही आपको यहाँ पर फल मिलेगा. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, अपन इसको एक बार एक्सपेरिमेंट भी रन करके देख लेते हैं.
सपोज कीजिए कि कोई डेट नहीं है और कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो फिर उस केस में 450 का एबिट है तो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस भी कितना होगा 450, उसका 40% हम टैक्स पे कर देंगे यानी कि 180, तो 270 रुपीज़ हमें हमारे पास बचेगा EAT। कोई प्रेफरेंस नहीं है तो EAES भी कितना आएगा 270। ठीक है, चलो अब एक काम कर लो, इसको डबल करके देख लेते हैं। सो 450 विल बिकम कितना 900, हियर ऑल्सो 450 विल बिकम कितना 900। 180 के टैक्स की जगह अब आपको 360 का टैक्स पे करना पड़ेगा, 540 आएगा 540। So can you see for a 100% increase in EBIT, your earnings to equity shareholder has gone up by 100% only। मतलब भगवान इतना अन्याय भी नहीं करेगा कि आपने मेहनत करी और फल नहीं देगा, पर उतना ही करेगा जितनी आपने मेहनत करी उतना ही फल मिलेगा, अगर लिवरेज का साथ ना हो तो। ठीक है, अगर लिवरेज का साथ हो तो जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा हमें परिणाम हासिल होंगे। क्या क्लियर है? ठीक है, ओके दोस्तों, इससे रिलेटेड ये अपनी कॉन्सेप्ट बुक में एक एग्जांपल दे रखा है फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड। वैसे तो मैं आपको कंप्लीट समझा चुका हूं, लेकिन एक बार इस एग्जांपल को रन थ्रू करते हैं। देखिए, हम यहाँ पर अपनी एक बिजनेस लगाना है और इसकी टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कैपिटल कितनी है 10 लाख रुपीज, और इसमें 3 तरीके हैं जिससे कि हम बिजनेस को फाइनेंस कर सकते हैं। पहला तरीका, एक काम करो हटा सावन की घटा, 100% पूरा पैसा हम खुद ही लगाएंगे, इक्विटी 10 लाख रुपीज। दूसरी सिचुएशन है नहीं यार अपन 5 लाख लगाते और 5 लाख का हम डेट ले लेते हैं। थर्ड सिचुएशन है कि अपन 4 लगाएंगे, प्रेफरेंस से 4 लेंगे और 2 लाख रुपीज डेट से लेंगे, राइट। सपोज कीजिए इस बिजनेस में हमारा एबिट आने वाला है 1 लाख, इन्होंने सीधा एबिट बोला है, सेल्स वेल्स की बात नहीं करी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल लेवरेज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर एबिट एंड गोज टिल वेयर EAES या फिर EPS। ठीक है, सो योर एबिट इज 1 लाख अंडर ऑल द 3 सिचुएशंस। एक बात और ये बेसिक सी बात है कि एबिट ना सेम रहेगा, फंडिंग ऐसे करो या फिर आप फंडिंग ऐसे करो या फिर आप फंडिंग ऐसे करो, क्योंकि आपके बिजनेस को इससे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने फंडिंग आखिर कैसे करी है। नहीं समझे आप? सपोज कीजिए कि एक मान लो किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, अब उसका टर्नओवर कितना होगा वो इस पे डिपेंड करेगा क्या कि उसने पूरा खुद का पैसा लगाया है, वो लोन के पैसे से काम कर रहा है। टर्नओवर पर कोई इंपैक्ट आएगा क्या? टर्नओवर तो वही होगा वो, जैसे आप किसी दुकान से शॉपिंग करते हो तो आप पूछते हो कि भैया आप इक्विटी फंडेड हो या आप इक्विटी प्लस डेट फंडेड हो, तो हम उस हिसाब से आपसे शॉपिंग करेंगे। नो, सो योर सेल्स रिमेन्स द सेम irrespective of your capital structure. Your EBIT also remains the same irrespective of your capital structure, क्योंकि capital structure starts playing role below the EBIT, क्योंकि EBIT के नीचे आता है interest on debt, that depends on how your capital structure is formed। उसके नीचे आता है preference dividend, that again depends on how your capital structure is formed। उसके नीचे आता है earnings, number of shares, तो वो भी डिपेंड करता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। तो EBIT का नंबर हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। दो अलग अलग चीजें, एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है और एक कैपिटल स्ट्रक्चर है। कॉस्ट स्ट्रक्चर ऊपर रोल प्ले करता है सेल्स से एबिट के बीच में, और कैपिटल स्ट्रक्चर एबिट से नीचे रोल प्ले करता है। ठीक है, तो एबिट अंडर ऑल 3 सिचुएशंस इज सेम। ये तो क्या मैंने शराफत से लिख दिया, अगर मैं सिर्फ लिखता ना एबिट इज रुपीज 1 लाख तो इंप्लाइड होता है कि वो तीनों सिचुएशन में। इंटरेस्ट ऑन डेट दोस्तों, जो हम डेट रेस करेंगे उस पर ब्याज कितना है 10%, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 12%, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितनी है 100 रुपीज, टैक्स रेट है 30%। तो करना क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है। और फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको मुझको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो अपन एक बार कैलकुलेटर पर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं सिचुएशन 1 का। तो आप स्टार्टिंग कहां से कर लेंगे? क्या सबसे पहला नंबर आपने टाइप कर लिया EBIT, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, फॉर्मेट ध्यान होना चाहिए 1 लाख रुपीज EBIT। दोस्तों इसमें से इंटरेस्ट कितना माइनस कर देंगे? कुछ भी नहीं, 0, यानी EBT कितना आ जाएगा 1 लाख, इसमें से कितना परसेंट टैक्स 30% टैक्स माइनस कर देंगे, 70,000 आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। दोस्तों अब क्या कोई प्रेफरेंस है? तो EAES भी आ जाएगा 70,000, राइट। दोस्तों नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10,000 शेयर्स आता है, तो आप उसे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर बोलेंगे 7 रुपीज आता है, राइट। ये देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर वो जो सिचुएशन हमने डिस्कस करी है उसका सिचुएशन 1 का इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बना हुआ नजर आ रहा है। देखिए यही आ रहा है आपका 7 रुपीज आ रहा है EPS। लेट अस प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑन कैलकुलेटर फॉर द सेकंड सिचुएशन। कैलकुलेटर पर आएंगे, ऑन का बटन दबाएंगे, एबिट लिखेंगे कितना 1 लाख, राइट। दोस्तों इस 1 लाख का जो एबिट है, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट, राइट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? डेट का अमाउंट है 5 लाख,
है ना, और उस पर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%, यानी कि 50,000, तो 50,000 हम माइनस कर देंगे, कितना बचता है 50,000, ये इसको क्या बोलेंगे, ईबीटी, है ना, 50,000 आ रहा है ईबीटी, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, टैक्स 30%, यानी 15,000 रुपीज गया, 35,000 बचा, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस को देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो यही ईएस होगा, ठीक है, 35,000। अब इसको डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ शेयर से, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 गिव्स यू 5,000 शेयर्स, कर देंगे दोस्तों डिवाइड, कितना आता है 7 आ रहा है, राइट। और ये महज एक इत्तेफाक है दोस्तों, ठीक है, कि वो सब सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिचुएशन 2 में यू कैन सी कि आपका यहाँ पर ईपीएस 7 ही रुपीज आ रहा है, देखा आपने, ठीक है। चलिए लेट्स प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट फॉर सिचुएशन नंबर 3। दोस्तों 1 लाख रुपीज आपने स्क्रीन पर लिया, अब हम इसमें से सबसे पहली फुर्सत में क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डेट, है ना, कितना रुपीज आता है इंटरेस्ट ऑन डेट, 20,000, ओके, माइनस करा 80,000 बचता है, दिस इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स, इसमें से कितना परसेंट टैक्स माइनस कर देंगे, 30%, 24,000 गया, 56,000 बचा है, ठीक है। 56,000 क्या है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। दोस्तों अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड देना पड़ता है, 48,000 रुपीज दे दो, 48,000, कितना बचा है 8,000, ठीक, बस 8,000 ही बचा, वेल अब दोस्तों जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 4,000 शेयर्स, ठीक है, कितना आता है 2 रुपीज, बस, तो ये 7 नहीं आ रहा है क्या, यहाँ पे 2 रुपीज आ रहा है क्या, हाँ ठीक है 2 रुपीज आ रहा है, तो 2 रुपीज, ये देखो इधर भी क्या लिखा है 2 रुपीज ही लिखा हुआ है, क्या क्लियर है, ओके, है ना। अब दोस्तों अभी अपन ने कुछ नहीं करा, हमने फाइनेंशियल लेवरेज नहीं करा, वी जस्ट प्रिपेयर्ड एन इनकम statement, right? Now we are in a position, once we have this and this, we are in a position to calculate degree of financial leverage. बिना कैलकुलेटर चलाए बताइए कि सिचुएशन 1 में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, 1। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर कोई डेट नहीं है और यहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट रन करके बताया है कि लेट अस इंक्रीज अवर एबिट बाय 20%, so your new EBIT will be 1,20,000, और जब आप इसका इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे यू वुड ऑब्जर्व कि 70,000 हैज बिकम कितना 84,000, that's again an increase of 20%, so the change in EAES is 20% divided by change in EBIT 20% gives you degree of financial leverage of कितना 1 टाइम्स, ठीक है। और या फिर ज़्यादा बढ़िया फॉर्मूला था हमारा, जब कोई डेट ही नहीं है और प्रेफरेंस ही नहीं है, तो सिंपल हम एक काम कर लो, EBIT डिवाइडेड बाय EBT कर लो, द आंसर वुड बी 1 टाइम्स, ठीक है, ओके। अब इसके बाद सिचुएशन नंबर 2 में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेट है, तो क्या DFL आएगा या नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अब वो कितना आएगा उसके लिए हमारे पास दो तरीके, या तो हम परसेंटेज इंपैक्ट देखें, और परसेंटेज इंपैक्ट के लिए वी नीड टू रन सम एक्सपेरिमेंट कि लेट अस इंक्रीज द एबिट बाय 20%, 20 क्यों ले रहे, 30 क्यों नहीं, 30 भी ले सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि आप जिस पॉइंट पर खड़े हो वहां पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज वही होता है जो है, आप उसमें 20 आगे जाओ कि 30 आगे जाओ कि 100 आगे जाओ, हाँ एक बार आप आगे चल गए फिर आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज चेंज हो जाएगा, बट at a single point of time degree of financial leverage will remain the same wherever you go। दोस्तों तो आपने 20% से इसे बढ़ाया, लेकिन क्या 50,000 20% से बढ़ेगा, कांस्टेंट रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, जिसकी वजह से EBT कितना हो जाएगा 70,000। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर 50,000 हैज बिकम 70,000, सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20,000 ऑन द बेस ऑफ 50,000, दैट ट्रांसलेट्स टू कितना परसेंट, 40%। नाउ वी कैन सी दैट चेंज इन EBIT इज 20 एंड चेंज इन EBT इज 40, सो द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज 2 टाइम्स। मैंने वहीं से ही क्यों कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं, तो ये जितने से चेंज हो रहा है बस उतना ही चेंज यहाँ पर भी आएगा, 40% एंड 40%, ठीक है, ओके। लेकिन अगर ये दोनों हमारी जिंदगी में इंटरेस्ट ऑन डेट भी और प्रेफरेंस डिविडेंड भी है, तो फिर देखना कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों एक मिनट, उससे पहले यहाँ पर हम EBIT डिवाइडेड बाय EBT भी करते तो आंसर कितना आता है 2 टाइम्स, और वो हम यहाँ पर कर सकते हैं EBIT डिवाइडेड बाय EBT क्योंकि कोई प्रेफरेंस नहीं है। लेट्स कम ऑन टू सिचुएशन नंबर 3। सिचुएशन नंबर 3 में आप एक बात समझते हैं कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 से आंसर बैठेगा या नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट प्रेफरेंस एज वेल, तो हमें उसे भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करने के दो तरीके, एक तो आप परसेंटेज चेंज दे दीजिए, सो लेट्स इंक्रीज EBIT बाय 20%, 1 lakh becomes कितना 1,20,000, but 20,000 remains same at 20,000, so it will be 1 lakh। 1 lakh में से 30% टैक्स हम हटा देंगे, 30,000 कितना आ रहा है अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस 70,000। दोस्तों फिर यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो सेम ही रहेगा, 48,000 ही रहेगा, सो दिस बिकम्स कितना 22,000। लेट अस हैव अ लुक एट द इम्पैक्ट।
8,000 हैज बिकम कितना 22,000। 8,000 का अर्निंग्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का था वो 22,000 हो गया ना, यानी कितने से बड़ा है 14,000 से बड़ा है ऑन द बेस ऑफ 8,000। सो 14,000 ऑन द बेस ऑफ 8,000 गिव्स यू 1.75 यानी 175%, है ना। सो 175% का चेंज आया है कब, तब जब 20% का चेंज आया। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना होगा 175 डिवाइडेड बाय 20, कितना आता है आंसर 8.75 टाइम्स, ठीक है। दैट्स द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। व्हाट डज 8.75 टाइम्स टेल्स यू? इसका मतलब क्या 8.75 मतलब अगर ऊपर 1% भी चेंज हुआ ना, नीचे 8 पॉइंट सेम डायरेक्शन में 8.75% से चेंज हो जाएगा। कौन, EAES या फिर EPS, ठीक है। ओके दोस्तों, वही सेम आंसर इतनी मेहनत करके इधर इंपैक्ट डाल के और ये कॉलम का डेटा बनाकर निकालने की बजाय खड़े खड़े भी चौके छक्के लगा सकते हैं। कैसे? EBIT लो, तो ये मैंने EBIT ले लिया 1 लाख न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय फिर से EBIT लो और उसमें से क्या माइनस कर लो, आय कितना है 20,000, माइनस कर लो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 48,000। लेकिन 48,000 को क्या कर लो प्री टैक्स, तो पहले 48,000 को प्री टैक्स कर लो। 48,000 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना होता है, ये कुछ अजीब सा नंबर आ रहा है ना, उसको मेमोरी माइनस में डाल लो। 68,000 कुछ आ रहा है, उसको मेमोरी माइनस में डाल लो, है ना। फिर 1 लाख को मेमोरी प्लस में डाल लो, 20,000 को मेमोरी माइनस में डाल लो। नेट नेट आपका डिनोमिनेटर कितना आ रहा है, मेमोरी रिकॉल करें 11,400 कुछ आ रहा है, ठीक है। वो मेमोरी में ही पड़े रहने दो, है ना, मेमोरी में है ना वो। 1 लाख डिवाइडेड बाय मेमोरी वाला नंबर कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। 8.75 आ रहा है ना, 8.74 75 सब चलेगा, ठीक है ना, मतलब 8.75 भी लिखेंगे उसको इंग्लिश में, चलिए। तो 8.75 टाइम्स आता है हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है। तो अब परसेंटेज वाले फॉर्मूले ज़्यादा अच्छे हैं, आपने खड़े खड़े चौके छक्के लगाओ जब आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है, क्लियर है? ओके दोस्तों, तो हमने डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझा और एग्जाम्पल्स भी देखे, फॉर्मूलाज भी देखे, ठीक है। ओके अब यहाँ पर ये डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट फॉर द 5th पॉइंट हम ये यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें एक बार गो थ्रू कर रहे हैं, मालूम सब कुछ है हमें। फाइनेंशियल लेवरेज इज मैग्निफिकेशन ऑफ EAES या फिर EPS। वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड बेयरिंग लाइबिलिटीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या है ऑब्जर्वेशंस हमारी फाइनेंशियल लेवरेज से रिलेटेड? इफ देयर इज नो डेट एंड नो प्रेफरेंस देन देयर इज नो फाइनेंशियल लेवरेज, DFL वुड बी 1, ठीक है। Higher the debt and preference, higher would be the financial leverage. Refer situation number 3 where we have got both debt as well as preference, है ना। तो वहां पर हमारा फाइनेंशियल लेवरेज कितना ज्यादा आ रहा था 8.75। If the company expects, अब कंपनी को कब फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा रखना चाहिए और कब फाइनेंशियल लेवरेज कम रखना चाहिए, तो आप 8.75 का फाइनेंशियल लेवरेज कब रखेंगे, जब आपको लग रहा है कि आगे तरक्की होने वाली है, यानी आपको लगता है कि आगे मेरा EBIT बढ़ेगा, राइट। सो if company expects operating income will increase in the future then higher DFL is preferred। तो अगर अडानी जी को लगता है कि मतलब सरकार टिकी रहेगी और मतलब मेरा अच्छा चलता रहेगा, he can confidently borrow a lot of money। why? because he knows कि मेरा EBIT, मेरा ऑपरेटिंग इनकम आगे बढ़ेगा। और अगर 1% भी EBIT बढ़ा तो 5-5, 10-10% से इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई बढ़ेगी, यानी उनको डबल प्रॉफिट करने के लिए सेल्स डबल करने की जरूरत नहीं, EBIT डबल करने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने 10 टाइम्स का फाइनेंशियल लेवरेज ले रखा है तो बस उन्होंने 10% से भी EBIT इंक्रीज कर दिया ना, इतने में तो 100% से इक्विटी शेयर होल्डर्स की कमाई डबल हो जाएगी और शेयर का भाव डबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो जब स्टॉक मार्केट में शेयर्स का एनालिसिस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स को। इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स बैड टाइम्स अहेड, एग्जांपल रिसेशन या फिर डाउनटर्न, अरे बाप रे, अब आप हायर DFL प्रेफर करोगे, जितना कम हो उतना अच्छा, जितना कम हो उतना अच्छा, क्योंकि जिस स्पीड से इंसान ऊपर जाता है, जब फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा होता है तो जिस स्पीड से ऊपर जाता है ना, उसी स्पीड से फिर नीचे भी आता है। मतलब अगर रिवर्स गियर में गाड़ी लग गई तो उसी स्पीड से नीचे भी लेकर आएगी। अगर 10% भी आपका EBIT गिरा ना, आपका अर्निंग सीधे 87.5% से गिर जाएगा, ठीक है। ओके सो इफ कंपनी एक्सपेक्ट्स बैड टाइम्स अहेड प्रेफर लोअर DFL। क्या क्लियर है? ओके दोस्तों, ये हमने यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज से चीजें बड़ी, क्यों ना अपन एक काम करें, फाइनेंशियल लेवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखते हैं, ठीक है। ओके तो आते हैं हम यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर देखते हैं। ओके
क्वेश्चन नंबर 3 पर पधारेंगे दोस्तों। आरटीपी का क्वेश्चन है ये। देबू लिमिटेड currently has an equity share capital of rupees 1 crore 30 lakhs rupees लिखा है, consisting 13 lakh equity shares, यानी कि 10 रुपीज इनकी फेस वैल्यू आ गई है शेयर्स की। The company is going through a major expansion plan requiring to raise funds to the tune of rupees 78 lakhs। अच्छा, मतलब अभी इन्होंने 1 करोड़ 30 लाख रुपए तो बिजनेस में लगा रखे ही हैं, प्लस ये लोग एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते होंगे, नई ज्योग्राफी में जाना चाहते होंगे, नया प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करना चाहते होंगे। 78 लाख रुपीज उसमें इनको लगने वाले हैं। To finance the expansion, the management has following plans। मैनेजमेंट के पास कुल कितने प्लान्स है? There are 4 plans। ठीक है, थोड़ा सा उससे नीचे पढ़ते हैं। EBIT of the company is expected to be कितने रुपीस? 52 लाख। इनको लग रहा है कि ऐसा सब कुछ करने के बाद हमारा EBIT हो जाएगा 52 लाख रुपीस। टैक्स रेट कितनी बोल रखी है? 40%। You are required to calculate क्या? EPS in each of the above plans। दोस्तों हमें EPS कैलकुलेट करना है। तो एक समझदार बच्चे को अगर एबिट दे दें और ईपीएस तक जाने को कहें तो वो क्या बना लेगा? इनकम स्टेटमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एबिट। आप इनकम स्टेटमेंट एबिट से स्टार्ट कर लोगे, सीधे दिया नहीं तो हम क्या करें? एबिट ही आपका सबसे पहला रो हो जाएगा और फिर एबिट से नीचे नीचे जाते जाते हम क्या करेंगे? ईपीएस। क्या चारों प्लान में ईपीएस सेम आएगा? सब में अलग अलग जाएगा, सब में अलग अलग जाएगा, क्योंकि जो प्लान 1 है आप उसमें देख पा रहे हैं हम फंडिंग कैसे कर रहे हैं। 78 लाख रुपीस हम कैसे रेज कर रहे हैं? बाय इशूइंग 7,80,000 शेयर्स एट 10 रुपए, 78 लाख रुपीस आ जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारी फंडिंग इक्विटी से हो रही है। सेकंड प्लान ये है कि यार पूरी फंडिंग इक्विटी से मत करो, बस इतनी ही फंडिंग कहाँ से करो? इक्विटी से। और बैलेंस अमाउंट किसके थ्रू ले लो? बोरोइंग के थ्रू ले लो। बोरोइंग पर कितना ब्याज पे करना पड़ेगा? 12%। थर्ड प्लान क्या है? और कम शेयर्स इशू करो और ज़्यादा अमाउंट डिबेंचर्स के थ्रू रेज कर लो। फिर फोर्थ प्लान है कि इतने रुपीस के इक्विटी शेयर्स इशू करो और बचा अमाउंट किसके थ्रू ले लो? प्रेफरेंस के थ्रू ले लो। यानी जो चारों प्लान है चारों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं एंड दे विल रिजल्ट इनटू 4 डिफरेंट ईपीएस। दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर एडवाइस मांग लेते हैं और एडवाइस ये मांगते कि फिर मिस्टर सीए सलाह दीजिए कि फिर इन चारों में से आखिर कौन सा वाला प्लान ऑप्ट किया जाए, तो आप सिंपल क्या बोलते हैं? वो प्लान जिसमें शेयर होल्डर का 2 पैसे का फायदा ज्यादा हो रहा है वो वाला प्लान हम सेलेक्ट करेंगे। यानी सरल शब्दों में वो प्लान जहां पर हमारा ईपीएस सबसे ज्यादा आ रहा है, अर्निंग्स पर शेयर सबसे ज्यादा आ रहा है, वो प्लान सबसे बेस्ट है यार। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो शेयर होल्डर्स की कमाई तो तभी मैक्सिमाइज होगी ना जब ईपीएस हाईएस्ट होगा। एक और चीज क्या पूछी है? ascertain financial leverage in each plan and comment। इसको ध्यान रखना है ना, ये एंड कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है 2 अटेम्प्ट पहले एक स्टूडेंट था, उसके एक्चुअली 59 मार्क्स आए थे और ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था जो 8 मार्क का था और उसको उसमें 6 ही मिले और वो पूरा उसने सजेस्टेड से सब टैली कर लिया, मेरे पास भी लिया है, मैंने भी कहा यार सब कुछ सही है। फिर नज़र पड़ी कि वहाँ एंड कमेंट भी लिखा हुआ था, तो इसलिए उसने क्योंकि कमेंट लिखा ही नहीं तो उसको कितने मिले? 6। उसके 2 मार्क्स गोल कर दिया इसी ने। काश उसे वो 2 भी कमेंट लिखता 1 नंबर भी आ जाता तो उसका पेपर एग्जाम्ड हो जाता। वो तो ऑडिट में हुआ नहीं था उसका, यूजुअली ऐसा ही होता है, तो इसलिए एटलीस्ट उसको एफएम के अंदर एग्जाम्शन आ जाती। तो ध्यान रखना एंड कमेंट भी इंपॉर्टेंट है, वो 1-1 नंबर के चक्कर बाद में पड़ते हैं। ओके, सो फाइनेंशियल लेवरेज एसरटेन करना है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। आज की तारीख में आपके लिए बड़ी बात नहीं फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलेंगे दोस्तों, क्या परसेंटेज वाले फॉर्मूले प्रेफर करेंगे और खड़े खड़े चौका छक्का, खड़े खड़े चौका छक्का। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलेंगे क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, और वो अपॉन 1 माइनस टी सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड में। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा भी कर सकता है कि सर डिनोमिनेटर में हम ईबीआईटी माइनस आई क्यों लिख रहे हैं, उसकी जगह सीधे ईबी टी लिख देते हैं। हाँ तो चाहो तो लिख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या कैलकुलेट ईपीएस भी आपको लगता है आप में है वो बात कि इस क्वेश्चन में हमसे बन सकता है? एसरटेन द फाइनेंशियल लेवरेज भी हमसे हो सकता है, राइट। और अब उसके बारे में एक और चीज क्या बची? कमेंट। तो कमेंट बहुत सिंपल सा जाएगा। कमेंट ये जाएगा कि ये देखो प्लान 1, क्या इसमें कुछ भी डेट या प्रेफरेंस या नहीं है? नहीं है। तो व्हेन देयर इज नो डेट नो प्रेफरेंस द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज 1 एज इज एविडेंट अंडर प्लान 1। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पर क्योंकि बाकी प्लान्स के अंदर डेट है या फिर प्रेफरेंस है, सो इट विल रिजल्ट इनटू सम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल leverage which is more than 1. ठीक है, and other things being constant, higher the proportion of debt and preference in the overall capital, higher would be the DFL, है ना। लेकिन उसकी वजह से ज्यादा सही कमेंट होता है कि अब अपन DFL का मीनिंग लिख दो। सपोज करो कि यहाँ पर DFL आता है 2.5 टाइम्स, ऐसे ही मन से दे दिया मैंने, यहाँ पर DFL कितना आ रहा है?
5 टाइम्स, तो बस इसका मीनिंग क्या लिखोगे, फॉर 1% इंक्रीज इन एबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स इनकम विल इंक्रीज बाय 2.5%। और इन तीनों प्लान में से जिसका सबसे हाईएस्ट डीएफएल हो उसको निशाना बनाकर लिख देना कि दिस प्लान हैज गॉट द हाईएस्ट डीएफएल ऑफ इतना टाइम्स, मान लो 8.75 टाइम्स। व्हाट डज दैट मीन, फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन एबिट इक्विटी शेयर होल्डर्स इनकम विल इंक्रीज बाय 8.75%। फॉर 1% चेंज इन इट विल रिजल्ट इनटू 8.75। ठीक है, ओके दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखकर कर लेते हैं, है ना, समझ तो हमने खूब लिया फाइनेंशियल लेवरेज, एक बार कुछ लिखकर भी कर लें। सो आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर पधारने का कष्ट करेंगे। देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है, मतलब होमवर्क भी दे सकते हैं, पर चलो ऐसा नहीं करेंगे। चलिए तो करते हैं, बस करते हैं और क्या, इनकम स्टेटमेंट बनाना है ना। ओके सो फर्स्ट पॉइंट हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। ओके और मैं एक बात बोलूँ, जहाँ ईपीएस कैलकुलेट करेंगे वहीं फाइनेंशियल लेवरेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एंड फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, पर्टिकुलर्स प्लान 1 2 3 4 है ना, प्लान 1 2 3 4, प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3 एंड प्लान 4। ठीक है, अब ऐसे तो अपने को डिफाइन करने की जरूरत नहीं कि प्लान 1 क्या है, 2 3 4 क्या है, बट लेट्स राइट प्लान 1 इज इशू क्या, इक्विटी। प्लान 2 इज इक्विटी एंड डेट। ठीक है, वैसे प्लान 3 भी इक्विटी प्लस डेट ही है, बस वो डेट का फॉर्म चेंज हो रहा है। प्लान 2 में हम बैंक से लोन ले रहे हैं और प्लान 3 में हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं, बट दोनों ही डेट के प्रकार हैं। और प्लान 4 इज एक्चुअली इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। चलिए दोस्तों, करियर की शुरुआत कहाँ से करेंगे, ईबीआईटी। क्वेश्चन है साफ साफ लिखा हुआ है, ईबीआईटी कितना होने वाला है, 52 लाख। पर ये तो उन्होंने बताया नहीं कौन से प्लान में होने वाला है, सारे प्लान में, क्योंकि एबिट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप फंडिंग कैसे कर रहे हो। ठीक है, एबिट आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, एबिट से नीचे की दुनिया आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। एबिट में से दोस्तों हम लेस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट। ओ तो इंटरेस्ट ऑन डेट में दोस्तों हमने एक तरह की डेट ले रखी है, दो तरह की डेट ले रखी, दो तरह की डेट ले रखी, तो अपन ऐसा कर देते हैं ना, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डेट में हम दो चीज़ें लिख देते हैं, है ना। इंटरेस्ट ऑन डेट में एक लिख देते हैं लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, एक हम लिख देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और दूसरा क्या लिख देंगे, डिबेंचर्स। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम कितने रुपीस की कर रहे हैं, ओ ये तो लिखा ही नहीं कितने रुपीस की कर रहे हैं, 52 लाख और 78 लाख का डिफरेंस कितना होता है, 26 लाख, और 26 लाख का कितना परसेंट, 12%, 3,12,000। तो 3,12,000 देखो इस प्लान में आएगा ना, मैंने ठीक तो लिखा है ना, हाँ 3,12,000 है ना। ओके तो अपन चाहे तो या तो यहाँ पर कैलकुलेशन शो कर सकते हैं, 26 लैक्स बोला था ना आपने, 26 लैक्स का 12%, और चाहो तो फिर अगर अपन नीचे ऐसा ब्रैकेट बनाकर भी कैलकुलेशन शो कर सकते हैं। वैसे मेरी ओपिनियन में अगर लेंदी क्वेश्चन आता है तो नहीं भी शो करोगे तो चलता है ना, ये बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं। चलिए डिबेंचर्स, डिबेंचर्स दोस्तों कितना अमाउंट है, 39 लाख, क्योंकि 39 लाख इंटू 10 यानी 39 लाख की व्यवस्था आउट ऑफ 78 लाख, 39 लाख की व्यवस्था इक्विटी से होगी, और रिमेनिंग अमाउंट हम डिबेंचर से ले रहे 39,000 इंटू ये। तो दोस्तों 39 लैक्स का कितना परसेंट, 9%, कितना आता है 351। वो मैं सही कॉलम में लिख रहा हूँ, वो आप चेक कर लेना। तो ये आ गया। क्या दोस्तों लास्ट वाले प्लान में कुछ भी डेट वेट है, नहीं है, तो अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, ईबीटी। ईबीटी 52 लाख, 88,000। ईबीटी, ईबीटी में से दोस्तों क्या लेस कर देंगे, क्या प्रेफरेंस, क्या टैक्स आएगा ना पहले, कभी भी आप प्रेफरेंस को पहले नहीं दे सकते, पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा सरकार को। ठीक है,
सो टैक्स कितना परसेंट है? 40%। ओके, सो 52 लाख का 40% यानी 20,80,000। ओके, 90 ना, 200। ठीक है, फिर ओके, ये आ गया दोस्तों टैक्स के अमाउंट। इनको लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या वो ब्रैकेट बना बना कर लिखने में ना बैंड बच जाएगी, तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, ओपन कॉस्टिंग में कहीं कहीं पर करते थे कि नहीं यार माइनस में ही लिखो अमाउंट, क्योंकि ध्यान नहीं रहता है। राइट, यहाँ तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है इनकम स्टेटमेंट में एक ही अमाउंट जो रहती है वो प्लस होती है, बाकी तो सब लाइन से माइनस ही होती है। ठीक है, सो ये आ रहा है 3120। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लेंगे। सो प्रेफरेंस का शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है? 39 लाख है ना, क्योंकि 39 लाख इक्विटी से ले लिया आउट ऑफ 78 लाख, तो 39 लाख हम प्रेफरेंस यहाँ से ले लेंगे। और उसका कितना परसेंट? 6%, 234। ओके, और बाकी में तो कुछ अमाउंट आएगा ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो आता है EAES, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, 28,86,000। और बाकी जगह पर तो वही सेम नंबर आ जाएगा जो है। ओके, ये आ गया EAES, लेकिन हमें तो EPS तक जाना है, तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोस्तों फर्स्ट प्लान में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फर्स्ट प्लान में कितने होंगे? क्यों, सिर्फ 7,80,000 ही होंगे ना? हाँ, 7,80,000 ही तो होंगे। अच्छा, और हाँ, ऊपर भी तो है नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करना पड़ेगा, है ना? है ना, एक ही कंपनी के अंदर दो दो कंपनियां थोड़ी चल सकती कि तुम पुराने वाले शेयर और हम नए वाले शेयर है ना? तो ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स इस तरह की क्वेश्चंस में कर देते हैं कि सिर्फ जो नया इशू कर रहे हैं वही लिखते हैं, जबकि पुराने भी तो शेयर्स है। और आपने लॉ में पढ़ाई तो होगा, ऑल द शेयर्स रैंक पैरी पस्सो, यानी सारे शेयर्स बराबर हैं, सारे बराबर हैं। तो ये नए प्लस पुराने दोनों मिला। और वैसे भी चलो बताओ, ये जो 52 लाख कंपनी एबिट कमा रही थी, क्या वो सिर्फ इस एक्सपेंशन से कमा रही थी, या जो अभी का एग्जिस्टिंग बिजनेस है प्लस एक्सपेंशन मिलाकर ये बोला होगा? मिला के ये बोला हो, क्योंकि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू ऑन इतना, तो कंपनी कमाएगी इतना, सिर्फ नए पर या अभी जो है प्लस नए पर, अभी जो है प्लस नए पर। ठीक है, तो ये कॉमन सी मिस्टेक है जो कि स्टूडेंट्स कर देते हैं। वो ध्यान रखना, पुराने और नए दोनों शेयर्स जोड़ने। तब उसके दो तरीके हैं मेरे पास, या तो पहले मैं सिर्फ नए 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 वाले लिखवा दूँ और उससे EPS कैलकुलेट करवा दूँ और बाद में उसको कट करवा दूँ, और फिर ऐसे हाथ बनाकर लिखवाऊँ कि ध्यान रहे पुराने प्लस नए शेयर्स जोड़ने का ध्यान रहे। अरे नहीं तो जरा से बैंड बच जाएगी ना, आपका EPS गलत हो जाएगा। वो 4 नंबर गए आपके, 4 EPS के 4 नंबर थे, चारों ही खत्म। इतनी सब मेहनत करी आपने जिंदगी में, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स करेक्ट नहीं लिखा तो गए 4 नंबर। ठीक है, तो आप बोलो तो पहले गलत वाला करवाऊं या फिर सही चलने दें? सही चलने दें, नीचे नोट लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 78,000 ना? और नहीं 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 नहीं, है ना, यानी 1,30,000 प्लस 13 लाख है। 13 लाख शेयर्स है क्या? ओ तो 13 लाख है प्लस 7,80,000 भी इक्विटी शेयर्स है, यानी कि 20 लाख नहीं, हाँ 20,80,000। ओके, तो अब मैं ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, अब मुझे सीधे टोटल टोटल बोलते जाइए।
18,20,000, 16,20, 1690 ना, हाँ 1690, इधर भी 90 आएगा 1620 की जगह 1690, ठीक है। ओके, अब ये आ जाएगा दोस्तों अर्निंग्स पर शेयर, कितना आता है 1.5, 1.61, 1.72, 1.70, ओ 7071 है तो फिर 1.71 लिखना पड़ेगा ना, ऐसे ऐसे में मार्क्स कट कर लेता है ना, अगर आपने करेक्ट राउंडिंग ऑफ नहीं करी है तो, मैंने देखा हुआ है मतलब इसमें, है ना। तो ये आ गया दोस्तों ईपीएस, यानी हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का इधर ही दोस्तों ब्रैकेट में अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लिखते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव वाला ही लिखें। सो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBIT माइनस I माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर डेटा फिट करेंगे अपन पहले। सो यहाँ पर एबिट, अरे वाह, तो एबिट तो हर सिचुएशन में कितना है, मतलब हर फॉर्मूले का डिनोमिनेटर चाहे जो हो, न्यूमरेटर 52 लाख ही रहेगा, ठीक है। तो हर फॉर्मूले का बाबा न्यूमरेटर तो 52 लाख ही रहेगा। ओके, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर 52 लाख ही आएगा। यहाँ पर ओ 52 लाख माइनस जीरो, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1 टाइम्स। यहाँ पर भी 52 लाख ही आएगा, लेकिन माइनस होगा इंटरेस्ट 3120, 312,000 और माइनस कुछ नहीं, आंसर बोलो 1.06 टाइम्स, है ना। 2 डेसिमल पर राउंडिंग ऑफ कर देते हैं, ऑल्टरनेटिवली हम ज़्यादा डेसिमल तक लिखो और बाद में अप्रॉक्स का साइन बनाकर 2 डेसिमल लिख दो। ओके, यहाँ पर भी दोस्तों 52 लाख ही आएगा, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट माइनस होगा कितना 351, तो ये हाँ, और माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है ही नहीं, कितना आता है 1.07 टाइम्स। ओके, फिर इधर कितना आएगा 52 लाख ही आएगा, इंटरेस्ट कुछ भी माइनस नहीं होगा, लेकिन हाँ प्रेफरेंस डिविडेंड है 234 है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइंट कितना 4 है, 40% टैक्स है मतलब। ओके, कितना आता है दोस्तों आंसर 1.08 टाइम्स, 1.08 टाइम्स आता है यहाँ पर आंसर, ठीक है। ये दोस्तों हमने एसरटेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कर लिया, है ना। अब इसके बाद कमेंट भी करना है हमें, है ना, वो ध्यान रखना। एग्जाम में क्या लगता है, इतना सब कैलकुलेट करके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, तो बंदा कमेंट करना भूल जाता है दोस्तों। हालांकि आरटीपी का क्वेश्चन है और इसमें ऐसे ही खुद ही कमेंट करना भूल गया, तो उन्होंने बस यहीं तक ही सॉल्व किया हुआ है, लेकिन अपने को तो करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में बोला कमेंट, तो आप कैसे छोड़ कर आ सकते हो। सो लेट्स राइट अ कमेंट। ओके, तो मतलब कैसे क्या लिखेंगे कमेंट, नहीं 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 वो नहीं, सबसे पहले अपन इस प्लान को बोलो ना कि क्या है, कैसा प्लान है रे तू, हाँ। कोई डेट नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं, तो वहां पर हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या आता है 1, पर रेस्ट ऑफ द 3 प्लान्स में डेट और प्रेफरेंस एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज मोर देन 1। वेयर प्लान 4 हैज द हाईएस्ट डीएफएल एट 1.08। व्हाट डज दैट मीन, फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन EBIT, इक्विटी शेयर होल्डर्स अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 1.08%, ठीक है। क्या बोला मैंने, सबसे पहले प्लान 1, है ना। सो financial leverage exists due to the presence of debt and preferential capital in the capital structure.
in case of plan 1, since there is in case of plan 1, since there is, क्या बोलेंगे, since there is no debt and no preference, hence there is no financial leverage. ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, DFL इज इक्वल टू 1 times in rest of the 3 plans with plan 2, 3 and 4. Since debt or preference exists, hence DFL greater than 1. With plan 4 having the highest DFL at 1.08 times. Which means for every 1% change in the, कहाँ पे 1% का चेंज, एबिट में, है ना। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज होता है ना तो 1% का चेंज सेल्स में देखते हैं और उसका इंपैक्ट एबिट में देखते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज होता है तो 1% का चेंज एबिट में देखते हैं और इंपैक्ट इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम में देखते हैं, ठीक है। विच मीन्स फॉर एवरी 1% चेंज इन द एबिट, क्या लिखेंगे, फॉर एवरी 1% चेंज इन द एबिट, है ना, देयर विल बी 1.08% चेंज इन इक्विटी शेयर होल्डर्स इनकम। अब EAS भी इक्विटी शेयर होल्डर इनकम होता है और EPS भी इक्विटी शेयर होल्डर इनकम ही होता है। इन द सेम डायरेक्शन चेंज आएगा, इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये दोस्तों अपन ने यहाँ पर कमेंट लिख लिया है ना। ICAI ने तो उनके RTP में प्रोवाइड नहीं किया है कमेंट, ओके। चलिए दोस्तों, अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पधारने का कष्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ओके दोस्तों। इस क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ना रेशियोज यूज हो रहे हैं, है ना। और अपना FM में ऐसा ही होगा, रेशियो एनालिसिस हम सबसे आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन वो आखिरी चैप्टर जब तक आएगा ना तब तक 50% ऑफ द रेशियोज हमारे कवर अक्रॉस द सिलेबस धीरे धीरे करके हो जाएंगे। तो आखिरी वाला चैप्टर ऐसे फटाफट होगा। यहाँ पर दोस्तों 2 रेशियोज से हमारा साक्षात्कार होने वाला है। एक तो ROI का फुल फॉर्म वैसे आपको मालूम होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। और एक और आएगा यहाँ पर कौन सा रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, है ना। तो इन 2 रेशियोज को वैसे आपको मालूम होगा, आपने 11th-12th में प्रोजेक्ट किया होगा रेशियो का, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ रेशियोज बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से रेशियो की, ROI की, ठीक है। ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका दूसरा नाम होता है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों का मतलब एक ही, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलो, दोनों एक ही बात है। और हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे कंपेयर भी करेंगे किससे, ROE से, ठीक है। जिसमें ROE का मतलब होता है वह रिटर्न जो कौन कमा रहे हैं, इक्विटी वाले, और इधर हम वह रिटर्न कैलकुलेट करेंगे जो कौन कमा रहे हैं, जिन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय करी हुई है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने बिजनेस में बैलेंस शीट देखी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो होता है इक्विटी वालों का पैसा, दूसरा होता है प्रेफरेंस वालों का पैसा, और तीसरा होता है डेट का पैसा, ठीक है। दोस्तों अगर इक्विटी वाले ने 10,000 लगाए हैं, प्रेफरेंस वाले ने 20,000 लगाए हैं और इसने भी 20,000 लगाए, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में 50,000 है, और ये फंडिंग इक्विटी प्रेफरेंस और डेट ने करी। तो ध्यान रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड एनकम्पासेस जस्ट इक्विटी और इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेट। कैपिटल एम्प्लॉयड एनकम्पासेस ऑल द सोर्सेज ऑफ
फंडिंग, ठीक है। लेकिन इक्विटी इनकम्पासेस ओनली क्या, इक्विटी। तो ये वाला जो रेशियो है ना आरओई, वो सिर्फ किसका रिटर्न देखेगा, वो रिटर्न जो किसको बिलोंग करे, प्योर इक्विटी को। यानी अब डेट का पैसा रखेंगे दे देंगे, प्रेफरेंस का पैसा रखेंगे दे देंगे। पैसा रखेंगे का मतलब है कि उनका जो बनता होगा ब्याज व्याज बनता होगा प्रेफरेंस, वो उनको दे देंगे, और उसके बाद जो बचा वो रिटर्न किसको बिलोंग करता है, इक्विटी को। उसको हम इक्विटी के अमाउंट से डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हमें रिटर्न किस पर निकालना हो, ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा जो बेस आएगा, डिनोमिनेटर आएगा, वो आएगा 50,000। तो न्यूमरेटर में भी जो रिटर्न की परिभाषा होगी, वो रिटर्न क्या सिर्फ जो इक्विटी को बिलोंग करता होगा वो रखेंगे, या वो रिटर्न जो इक्विटी को भी बिलोंग करता होगा, डेट को भी बिलोंग करता होगा, प्रेफरेंस को भी बिलोंग करता होगा, वो अमाउंट न्यूमरेटर में रखा जाएगा, वो अमाउंट न्यूमरेटर में रखा जाएगा, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दोस्तों एक बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कैपिटल की आवश्यकता है कितनी, 10 लाख रुपीस की। और 10 लाख रुपीस की हम फंडिंग कैसे कर रहे हैं, इक्विटी, यानी हम खुद लगा रहे हैं 6 लाख, और 4 लाख रुपीस हम बैंक से लोन ले रहे हैं 12% का, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 10 लाख रुपीस की फुलफिल हो रही है। इस बिजनेस को जब हम करेंगे तो एबिट हम कमाएंगे कितना, 1,50,000, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट। तो दोस्तों आसानी से इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एबिट। एबिट कितना छाप देंगे, 1,50,000। इसमें से क्या पे कर देंगे, इंटरेस्ट, 4 लाख का 12% यानी 48,000। तो अब ईबीटी कितना बचेगा, 1,02,000। 1,02,000 में से हम सरकार को टैक्स दे देंगे। सपोज कीजिए टैक्स रेट कितना दे रखा है, 30%, तो 30,600 बनता है टैक्स। यानी जो अर्निंग्स अवेलेबल होगी इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो कितनी अवेलेबल हो जाएगी, 71,400, ठीक है। दोस्तों दो लोगों ने मिलकर पैसा लगाया यहाँ पर, एक है इक्विटी वाले, है ना, और दूसरे हैं डेट वाले, ठीक है। तो मान लीजिए ये हैं इक्विटी वाले लोग, ठीक है, ओके। अब इक्विटी वालों को क्या एबिट बिलोंग करेगा, नहीं, क्योंकि उसमें से पहले डेट को तो देना पड़ेगा ना। क्या ईबीटी बिलोंग करेगा, नहीं, क्योंकि पहले तो सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली इक्विटी को क्या बिलोंग करता है, ईए ईएस, ठीक है। सो ये इक्विटी को बिलोंग करता है ईए ईएस, ठीक है। अब आता है दोस्तों बैंक वाला, ठीक है, बैंक वाला जिसने हमें डेट दिया हुआ है, ठीक है, ओके। ये जो डेट वाला है, डेट वाले को ईबीआईटी बिलोंग करता है, कायदे से नहीं, नहीं 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 नहीं, सारा ईबीआईटी वो थोड़ी ना ले जाएगा। डेट वाले को क्या बिलोंग करता है, इंटरेस्ट। तो डेट वाला लेकर जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट का अमाउंट बिलोंग्स टू डेट, ईएस बिलोंग्स टू क्या, इक्विटी। नाउ लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अगर आप होते दोस्तों इक्विटी की जगह, तो आप क्या बोलते, कंपनी तुमको मालूम है हमने कितना पैसा लगाया, तुमने कितना लगाया, 6 लाख, और 6 लाख के बदले में तुमने हमें क्या दिया, 71,400 दिया तुमने हमें। यानी हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बनता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, द इक्विटी कैपिटल दैट वी हैव एम्प्लॉयड इज 6 लाख रुपीस, एंड यू हैव गिवन अस रिटर्न ऑफ 71,400। कितना बता रहे हो, 0.119, है ना। इसको अपन इंटू 100 करके 11.9% बोलेंगे, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। दोस्तों कुछ लोग आए और पहले ही आपसे फॉर्मूला आविष्कार करके चले गए। अगर आपको इस सौभाग्य प्राप्त होता तो आप रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या बनाते, EAS अपॉन इक्विटी, ठीक है। अब एक गहरा सवाल, क्या इक्विटी शेयर कैपिटल से डिवाइड करते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड से डिवाइड करते हैं, फर्क समझते हैं आप। इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल क्या होती है और इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है। जब, है ना, जब यहाँ पर बैलेंस शीट बनती है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इक्विटी शेयर कैपिटल। सपोज कीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1 लाख रुपीस, लेकिन कई वर्षों से कंपनी चली आ रही होगी और रिजर्व एंड सरप्लस इकट्ठे होते चले आ रहे होंगे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल इज 1 लाख बट इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज 4,50,000, ठीक है। सो इक्विटी शेयर होल्डर फंड encompasses both capital plus reserves and surplus, ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन इज 71,400 को डिवाइड 1 लाख से लगाना उचित होगा या 4,50,000 से डिवाइड लगाना उचित होगा, 4,50,000, क्योंकि सिर्फ इस पैसों पर धंधा नहीं हो रहा है अभी, क्या ये जो रखे हुए भी धंधे में ही लगे हुए हैं। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर का मनी ब्लॉक्ड है वो 1 लाख नहीं है, वो 4,50,000। आप सोचो ना, रिलायंस के जिसने आज से 50 साल पहले शेयर खरीदे होंगे, तो क्या उसने बस जितना उस वक्त दिया था उसका उतना ही मनी ब्लॉक्ड है, उसका आज तक का जो रिलायंस ने रखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी उसका मनी ब्लॉक्ड है, वो भी उसका मनी ब्लॉक्ड है। तो इक्विटी क्या बोलेगा, मेरा इतना पैसा फंसा हुआ है मनी जी आपके धंधे में, और आप उस पर कितना कमा कर दे,
रहे हो, ठीक है। सो द करेक्ट फॉर्मूला इज EAES अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, टू कैलकुलेट ROE, है ना। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ROE का कैलकुलेशन देखिए, ROE का फॉर्मूला होता है EAES, ठीक है, upon equity shareholders fund, where equity shareholder funds means equity share capital plus reserves and surplus। ये देखिए दोस्तों आंसर 11.9% ही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर बातें करेंगे किसकी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों न्यूमरेटर क्या होगा वो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर मालूम है कि बाबा डिनोमिनेटर में आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर रिटर्न निकालना है ना ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 लाख रुपीज। यानी बाबा एक बात तय रही कि डिनोमिनेटर में डेट भी आएगा प्लस इक्विटी भी आएगा, और इक्विटी में वो आएगा मतलब शेयर कैपिटल आएगा या इक्विटी शेयर होल्डर का पूरा फंड आएगा, पूरा फंड आएगा। वो तो अभी सिर्फ शेयर कैपिटल इसलिए दिख रहा है बिकॉज दे आर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस विल आल्सो एक्यूमुलेट रिजर्व्स एंड सरप्लस, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। और इनफैक्ट दोस्तों अभी वो यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन वो होता तो वो भी आता, क्या नाम है, प्रेफरेंस, ठीक है, ओके। तो डिनोमिनेटर आपको मुझको क्लियर है कि बाबा डिनोमिनेटर में ये आएगा डेट प्लस इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस। यानी एक बात तय रही बाबा कि अपने केस में न्यूमरेटर अभी चाहे जो आ जाए, डिनोमिनेटर क्या आएगा, 10 lakhs। अब हम व्यवस्था करते हैं न्यूमरेटर की। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमरेटर में 71,400 लिख दें, यानी डिनोमिनेटर में 10 लाख लिखेंगे और न्यूमरेटर में 71,400 लिख दें। बोल दो, नहीं जम रहा आइडिया, है ना। क्योंकि क्या है कि ये जो 10 लाख की फंडिंग है वो इक्विटी ने भी करी है और डेट ने भी करी है, तब जाकर 10 लाख आया है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा ऊपर रिटर्न का जो कि बिलोंग करे सबको, सबको मतलब डेट को भी, प्रेफरेंस को भी और इक्विटी को भी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट न्यूमरेटर आता है वो आता है EBIT, क्योंकि यहीं से ही सबको बटता है। EBIT ही वो अमाउंट है जिसमें से सभी को बांटा जाता है ना। EBIT में से ही पैसा किसको दिया जाता है, डेट को भी, और जो बचा खुचा पैसा इसमें सरकारी टैक्स देने के बाद किसको दिया जाता है, इक्विटी को। EBIT इज द अमाउंट दैट बिलोंग्स टू बोथ डेट प्लस इक्विटी। लेकिन अब आपके मन में वो चल रहा है कि फिर वो सरकार का क्या, सरकार के टैक्स का क्या, है ना। तो सरकार हमारी है, सरकार तो हमारी नहीं है, सरकार तो अपोजिट पार्टी है ना, अपन उसको टैक्स चुकाते हैं, राइट। तो वो हमारे रिटर्न में कब से जुड़ने लग गया। तो इसलिए दोस्तों जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता है ना, वो दो तरह का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, एक बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एक आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर मैं EBIT ले लेता हूं न्यूमरेटर में, सो दैट वुड बी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बट कौन सा, प्री टैक्स, बिफोर टैक्स वाला, ठीक है, क्योंकि EBIT में से अभी टैक्स देना बाकी है, बट आई एम स्टिल यूजिंग EBIT, सो आई हैव टू मेक इट क्लियर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और यूजुअली दोस्तों दुनिया प्री टैक्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही देखती है। आप खुद ही सोचो कि मान लो कि आपका प्लान है कि यार CA बनने के बाद मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो आप क्या बोलोगे, यार मुझे मेरा खुद का 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपये यहाँ से आ जाएगा, 3 करोड़ रुपये यहाँ से, ओवरऑल मेरा इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कितना होने वाला है, 5 करोड़। अब इस 5 करोड़ पर मैं सेल जनरेट करूंगा, देयर वुड बी वेरिएबल कॉस्ट, देयर वुड बी फिक्स कॉस्ट, तो मेरा एबिट कितना आएगा, लगभग 1 करोड़ आ जाएगा एबिट। मतलब अपन कितना रिटर्न छाप लेंगे, 20% रिटर्न इस धंधे में है। किसी ने बोला सरकार का टैक्स, तो हमने कहा तो कुछ भी धंधा कर लो, ये करो कि वो सरकार का जो टैक्स है वो तो है, अपन तो वो देखो कौन से धंधे में रिटर्न ज्यादा है, बाकी अपन ने ज्यादा कमाए सरकार को ज्यादा देना है, कम कमाए सरकार को कम देना। तो यूजुअली जो बिजनेसमैन प्लानिंग करेगा वो यही कर लेगा कि वो धंधा देख लो जहां पर कमाई ज्यादा है, बाकी सरकारी तो जो टैक्स है वो तो देना ही देना है। अरे शेयर मार्केट में अगर आपने एक शेयर ₹1,00,000 का खरीदा और वो शेयर 1,20,000 का हो गया, 1,20,000 का हो गया, तो आप क्या बोलोगे, मैंने शेयर मार्केट में कमाए ना कितने, 20,000। अब वो क्या 20,000 आपकी टैक्स फ्री इनकम है, उसमें से टैक्स देना है, बट हाउ डू यू टेल समवन की हाउ मच मनी आई हैव मेड इन द स्टॉक मार्केट, दैट्स प्री टैक्स। सो प्री टैक्स इज आल्सो वन ऑफ द मेजर्स ऑफ रिटर्न्स, ठीक है, ओके। और दूसरी बात ये रहती है कि बिजनेसेस अपने आप को अलग अलग कंट्रीज में भी कंपेयर करते हैं। जैसे एक इंडियन बिजनेसमैन जैसे एयरटेल है, एयरटेल अपने आप को कंपेयर करेगा कि अमेरिका में जो टेलीकॉम कंपनीज है, जैसे वेराइजन हो गया, वहाँ पर AT&T हो गया, है ना, तो वहाँ वो लोग कितना कमाते हैं और हम यहाँ कितना, because the business is same but the taxation in America is different from taxation in India, so after tax returns are not comparable,
So to judge how a business is performing, we go by before tax measures. तो दोस्तों रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट हो सकती है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट हो सकती है। तो बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। ये देख लीजिए दोस्तों, आप यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखें। आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT कितना है? 1,50,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 10 लाख। कितना आता है आंसर? 15%, राइट। एंड दिस इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बिफोर टैक्स लिखा या लिखा ही नहीं है? लिखा ही नहीं मैंने, क्योंकि दुनिया में ये इम्प्लाइड है। जितने भी फाइनेंस वाले बंदे लोग काम कर रहे हैं ना, उनको सबको इम्प्लाइड है कि अगर ROCE कोई बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है तो इम्प्लाइड है कि वो ROCE कैसा है? बिफोर टैक्स। इज दैट क्लियर? तो कल को अगर आप और मैं भी कॉल पर बात करें, 2 साल बाद आप CA बन जाओ उसके बाद, और बताओ कि सर एक कंपनी उसका ROCE 18% है, तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि आप बिफोर बोल रहे हैं, आफ्टर आपकी मेरी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, इट इज बिफोर। अगर आफ्टर होगा तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अनलेस आप स्पेसिफाई करो, ये क्या माना जाएगा? बिफोर ही माना जाएगा। ऐसे एग्जाम में भी होता है, क्वेश्चन ने बोल दिया ROCE 20% है, तो इंप्लाइड है बाबा वो बिफोर टैक्स। इज दैट क्लियर? ओके। लेकिन अब दोस्तों इतना ज्यादा बिफोर 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 सुनने के बाद आपके मन में ये इच्छा हो रही है कि आखिर बिफोर ऐसे कैलकुलेट होता है तो फिर आफ्टर आखिर कैसे कैलकुलेट होता है ना। आफ्टर वाला जो तरीका है ना, वो मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन उसके वो लॉजिकल तरीका है, पर उसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। वाई इज इट लॉजिकल? क्योंकि वो अभी आपकी नेसेंट स्टेज है, अभी समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आफ्टर ऐसे क्यों होता है, कैसे होता है, वो मैं बता रहा हूं। इतना आसान है कि मैं क्या बोलूं। बिफोर कितना है? 15, तो उसमें से 30% उड़ा दो। यानी 15% आप रिटर्न कमाते हो, उसका 30% टैक्स उड़ा दो। 10.5% इज योर आफ्टर टैक्स ROCE। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को आपत्ति होती है। क्या आपत्ति होती है? कि सर ये जो 1,50,000 है, आपने तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पूरे 1,50,000 पे ही टैक्स पे करवा दिया। 1,50,000 कोई तो आप आफ्टर टैक्स करने का बोल रहे हो, अरे 15% को आफ्टर टैक्स करूं या 1,50,000 को आफ्टर टैक्स करूं, बात तो एक ही है। तो सर हम मतलब जो टैक्स पे करते हैं वो हम एबिट पे थोड़ी ना टैक्स पे करते, पहले हम इंटरेस्ट घटाने के बाद जो आता है हम तो उस पर टैक्स पे करते हैं। हाँ, ये डाउट आता है, इसको पड़े रहने दो, है ना, क्योंकि ये अभी समझाना खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, वक्त आने पर ही अपने आप ही समझ में आता है। तो अपने को सिंपल क्या करना है, अगर प्री टैक्स ROCE है तो बिल्कुल एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। और कोई अगर आपसे पोस्ट टैक्स ROCE पूछ ले, ये तो या तो प्री टैक्स ROCE को ही क्या कर देना आफ्टर टैक्स, और या फिर एबिट को क्या कर देना 1 माइनस टी कर देना। इज दैट क्लियर? है ना। एंड देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दिस। ऑब्वियसली दुनिया ने कुछ डिजाइन करा है तो लॉजिक सोच समझ कर ही करा होगा। अभी के लिए हमारी वो उम्र नहीं है। सो आफ्टर टैक्स ROCE कैसे कैलकुलेट करेंगे? या तो प्री टैक्स ROCE को ही क्या कर दो आप आफ्टर टैक्स, ठीक है, और या फिर आप एबिट को ही क्या कर दो आफ्टर टैक्स। तो अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही आएगा। क्या है, क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट करना आ गया है और ROE भी कैलकुलेट करना आ गया दोस्तों। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूला बोलिए क्या होता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर फंड आता है प्लस प्रेफरेंस आता है प्लस डेट आ जाता है। एंड दिस इज प्री टैक्स ROCE। अगर आपको पोस्ट टैक्स करना है तो प्री टैक्स ROCE का जो आंसर है उसे ही क्या कर देना 1 माइनस टैक्स, और या फिर एबिट को ही क्या कर देना 1 माइनस टैक्स। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ROE कैलकुलेट करना हो देन व्हाट्स द फॉर्मूला? EAES अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब ROE के भी मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं, और भी फॉर्मूलाज होते हैं, और भी रूप होते हैं। अभी हम उतना रूप देखेंगे जितना हमारे काम का है। ठीक है, नहीं तो ROE में ही मल्टीपल फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया वो ROCE और ROE। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर एक और रेशियो लिखा हुआ है, एंड दैट रेशियो इज कैपिटल टर्नओवर रेशियो। लेकिन मैं आपको कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको एसेट टर्नओवर रेशियो पढ़ा रहा हूँ। एसेट टर्नओवर रेशियो पढ़ाने के बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट कर लूंगा कि अब आप बता दो कि कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है। सीधे क्वेश्चन में पूछ लूंगा आपसे। एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो है दोस्तों। ये जो दो तरह के देखो बिजनेसेस हैं, आपने कभी सुना भी होगा, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियली अवेयर होंगे तो। ओयो नाम की एक कंपनी है, क्या बिजनेस है उनका? होटल्स, है ना। ओके, लेकिन डू दे ओन एनी होटल? क्या उन्होंने कोई होटल वोटल बनाया है या बस टाइप है? टाइप।
सो सच मॉडल्स आर कॉल्ड एज एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल मतलब रुपया पूंजी कुछ भी नहीं फंसानी है, बस काम धंधा चलने दो। यही दोस्तों अगर अपन बाकी होटल को देखेंगे, जैसे ताज होटल्स को देखें, मैंने कल शायद आपके सामने ओपन उसका शेयर भी ओपन करा था ना, इंडियन होटल्स के नाम से था, है ना, IHCL इंडियन होटल्स। और या फिर ITC होटल्स भी है दोस्तों, ITC होटल्स भी शेयर लिस्टेड है, ITC के भी होटल्स हैं, और वो अभी अभी सेपरेटली उन्होंने अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करा और उसको सेपरेटली लिस्ट करवाया स्टॉक मार्केट में। ऐसे कई सारे होटल्स, जैसे लेमन ट्री होटल्स का भी आपने सुना होगा, तो लेमन ट्री होटल्स भी एक होटल्स की चेन है, राइट। ऐसी दोस्तों एक वेंटिव हॉस्पिटैलिटी करके शेयर है, वो भी होटल्स का ही शेयर है। और ऐसे मतलब कितने सारे होटल के शेयर्स लिस्टेड हैं, है ना। होटल लीला लिस्टेड है, एशियन होटल्स नाम के लिस्टेड है, जो हयात ग्रुप है, हयात भी तो है यार, कितने सारे तो होटल्स हैं यार, है ना, ये सब लिस्टेड है, राइट। बट इनको बहुत सारे रुपए पहले फंसाने पड़ते हैं बिफोर दे कैन स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू। आप सोचो आपको एक होटल लगानी है, बोलो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जमीन खरीदो, है ना। तो वो होटल के लिए जो जमीन खरीदने में कोई 1000-1500 स्क्वायर फीट में तो होटल बनने नहीं वाली, यू हैव टू बाय ज़्यादा स्क्वायर फीट जमीन, मतलब एकड़ में खरीदनी पड़ती है ज़मीन, तो उसके अंदर करोड़ों रुपए ब्लॉक होते हैं। फिर अगर होटल अच्छी बनानी, 3 स्टार 5 स्टार ऐसी कुछ बनानी, तो फिर उसका कंस्ट्रक्शन का क्वालिटी, पूरा डिज़ाइन, गार्डन देना, स्विमिंग पूल, ये वो, राइट। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर भी करोड़ों रुपए लगते हैं। फिर वो जो रूम भी डिज़ाइन करते हैं, वो भी A क्लास रूम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके अंदर सारा वो जो फर्नीचर एक्सेट्रा सब कुछ जो वो लगाते हैं वो सब A ग्रेड का होता है, राइट। सो यू हैव टू इन्वेस्ट करोड्स ऑफ रुपीस बिफोर यू कैन इनॉग्रेट योर होटल। यानी कम से कम मान लो 100-150-200 करोड़ रुपए अपन ने लगाए, और तब जाकर पहला कस्टमर आएगा होटल में। तो ऐसे केस में आपने एसेट्स कितनी सारी लगा दी टू जनरेट द टर्नओवर। और ओयो को देखो, उन्होंने कोई एसेट नहीं लगाई, बट दे हैव स्टार्टेड जनरेटिंग द टर्नओवर, है ना। वैसे दोस्तों फाइनेंस की दुनिया में ऐसे कहते हैं, जितना एसेट लाइट मॉडल हो उतना अच्छा। एसेट लाइट मॉडल मतलब रुपया चवन्नी कुछ नहीं फंसाना, और अपना काम धंधा सब चलने दो। मतलब आप इसको ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि कोचिंग क्लास रन करने के 2 मॉडल्स होते हैं। एक मॉडल क्या होता है कि किराए की जगह लो और कोचिंग क्लास पढ़ाओ, एंड दिस इज कॉल्ड एज एसेट लाइट मॉडल, ठीक है। और दूसरा क्या है कि नहीं यार, खुद की जमीन लो, खुद की बिल्डिंग बनाओ, और फिर उसके अंदर कोचिंग क्लास पढ़ाओ। सो दैट इज एन एसेट हैवी मॉडल, राइट। एसेट हैवी मॉडल में एक बर्डन रहता है सर पे, नहीं समझ पा रहे आप, या समझ पा रहे हो। एसेट हैवी मॉडल में एक बर्डन रहता है। क्या बर्डन रहता है कि आपका मतलब वो चलना ही चाहिए, क्योंकि नहीं चला तो फिर आपने जो इतना सारा रुपया उसके अंदर लगा रखा है, ब्लॉक कर रखा है, मनी ब्लॉक, मनी ब्लॉक इज मनी ब्लॉक्ड, राइट। लेकिन एसेट लाइट मॉडल में क्या रहता है कि अगर नहीं भी चला तो क्लोज करना रिलेटिवली आसान होता है, ठीक है। तो ओयो होटल्स के केस में क्या है, ओयो होटल ने कोई रुपया तो लगा ही नहीं रखा, उन्होंने तो टाइप कर रखे, नहीं चला बंद कर देंगे काम धंधा। लेकिन जिसने होटल लगा रखी वो गया, उसको झक मार के होटल चलानी पड़ेगी, तो करोड़ों रुपए की जो बिल्डिंग बनाई है वो सब वेस्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर होता है, और वो मेजर होता है एसेट टर्नओवर रेशियो, कि जितने करोड़ रुपए की आपने एसेट लगा रखी है उसके एवज में आप कितना टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, है ना। वो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को डिनोट करता है, जहां पर जितना कम एसेट लगाया और उसके ऊपर जितना ज्यादा टर्नओवर जनरेट कर दिया, दैट इज हाउ वेल यू आर रनिंग योर बिजनेस। अरे बिजनेस मॉडल कौन सा अच्छा, कम रुपये लगाओ और ज्यादा टर्नओवर छापो। आप तो ये ज्यादा अच्छा है, ज्यादा एसेट्स लगाओ और कम टर्नओवर छापो। ये प्रॉफिट कहां से आता है, टर्नओवर से। इज दैट क्लियर। लेकिन टर्नओवर जनरेट करने के लिए समटाइम्स वी हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, बट where does the business efficiency lies? Investing less into the assets but generating higher amount of turnover, ठीक है दोस्तों। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा आपके हिसाब से बताइए। एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, ठीक है, और ये गलत फॉर्मूला है दोस्तों। एसेट्स डिवाइडेड बाय टर्नओवर फॉर्मूला नहीं है, द फॉर्मूला इज अदर वे राउंड, टर्नओवर डिवाइडेड बाय एसेट, ठीक है। आप खुद ही सोचो, चलो खुद ही सोचो। 2 बिजनेसमैन को हम कंपेयर करते हैं, दिस इज बिजनेस 1, दिस इज बिजनेस 2। इसने 10 करोड़ का एसेट लगाया और इसने भी 10 ही करोड़ का एसेट लगाया, बट ही इज एबल टू जनरेट टर्नओवर ऑफ 20 करोड़ एंड दिस गाय इज एबल टू जनरेट a turnover of 50 करोड़। हु इज मोर एफिशिएंट? B2 इज मोर एफिशिएंट बिजनेस 2, बिकॉज 10 ही करोड़ का एसेट लगाकर वो 50 करोड़ का टर्नओवर मार रहा है, और ये 10 ही करोड़ का एसेट लगाकर सर 20 ही करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर पा रहा है। तो इसका एसेट टर्नओवर रेशियो आएगा 2 टाइम्स, इसका कितना आएगा 5 टाइम्स। तो एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताता है कि एसेट्स लगाकर कितना गुना टर्नओवर आप जनरेट कर रहे हो, और जितने एसेट लाइट मॉडल होंगे उतना एसेट्स में आपका रुपया कम ब्लॉक्ड होगा,
और एसेट टर्नओवर रेशियो उतना हाई आएगा। तो अगर आप जोमेटो का एसेट टर्नओवर रेशियो देखोगे तो ऐसा लमसम आएगा, बिकॉज दे आर जनरेटिंग अ हेल लॉट ऑफ टर्नओवर बट विदाउट इन्वेस्टिंग एनी मनी। तो ऐसे बिजनेस मॉडल एसेट लाइट मॉडल होते हैं और वो ज्यादा बेहतर माने जाते हैं। और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल स्केलेबल होते हैं, यानी आप तेजी से स्केल अप कर सकते हो। जो एसेट हैवी मॉडल होते हैं ना, उसमें बहुत सारा पैसा खाता है वो। मतलब अगर होटल लगाने में आप सोच रहे हो कि मैं तो होटल ही लगाऊंगा, तो फिर आपको जगह जगह पर होटल के लिए जमीन खरीदनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और नहीं चली तो गया पैसा। लेकिन ओयो के केस में वो तेजी से अक्रॉस इंडिया एक्सपैंड हो सकता है विदाउट मेकिंग मच इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जो एसेट लाइट मॉडल होते हैं वो ज्यादा स्केलेबल होते हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो का दोस्तों फॉर्मूला समझ में आया, उसका सेंस समझ में आया है ना। जब अपन शेयर मार्केट में आईपीओज आते हैं, नई कंपनीज के जैसे आईपीओ आते हैं और उनका एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एसेट टर्नओवर रेशियो, जहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हे कंपनी, तेरे कॉम्पिटिटर ने उतना एसेट लगाया जितना तूने लगाया, पर वो अगर तेरा कॉम्पिटिटर उसका 5 गुना टर्नओवर जनरेट कर रहा है, तो तूने अगर अच्छी कंपनी, तो तूने कम से कम 7, 8, 10 गुना टर्नओवर जनरेट करना चाहिए, तो माना जाएगा दैट यू आर मेकिंग बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ योर एसेट्स इन जनरेटिंग द टर्नओवर। ठीक है, सो द फॉर्मूला इज नॉट एसेट डिवाइडेड बाय टर्नओवर, it is turnover divided by assets. And what does this ratio tells you? It shows how well you have utilized your assets in generating the turnover. Generally दोस्तों जितना हायर रहेगा ना एसेट टर्नओवर रेशियो वर्सेस इंडस्ट्री, उतना बेहतर माना जाएगा। ठीक है, ओके, ये हमने समझा किसके बारे में, एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में, है ना। दोस्तों क्यों ना अपन एक काम करें, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसके अंदर ये सारे आ ही रहते हैं, है ना। क्यों ना अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार कर ले। आते हैं इस क्वेश्चन को, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैलकुलेटर पर भी करवा सकता हूं, पर चलो इसको लिखकर कर लेंगे, थोड़ा सही रहेगा। आओ इस क्वेश्चन को लिखकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ फर्म हैज सेल्स ऑफ कितने रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है। तो बाय डिफॉल्ट अगर कोई बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट 56%, मतलब किसका 56%, सेल्स का कितना आ रहा है 42 लाख। माइनस करेंगे दोस्तों, क्या आ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 30, अच्छा 42 आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन, नहीं 42 है वेरिएबल कॉस्ट, 33 लाख आ रहा है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, 6 लाख के फिक्स कॉस्ट, 27 लाख आता है एबिट, ईबीआईटी, है ना। मैं एफएम पढ़ा रहा हूँ, आपको इसको ईबीआईटी बोलना पड़ेगा। जब मैं कॉस्टिंग पढ़ाना शुरू करूंगा आप इसको बदल के, उनको मतलब ही नहीं इसके नीचे की दुनिया से, राइट। इट हैज डेट ऑफ कितने रुपीस, 45 लाख, एच कितना परसेंट, 9%, यानी 4,05,000 हो जाएगा ब्याज। तो जो 27 लाख नहीं आप बोल रहे हो एबेट, उसमें से 4,05,000 रुपीज हम ब्याज माइनस कर देंगे, यानी कितना आ रहा है 22,95,000 आता है ईबीटी। ओके दोस्तों, अब इसके बाद इन्होंने टैक्स रेट कुछ भी दिया है क्या, नहीं दिया, तो बस यहां पर आकर हमारा इनकम स्टेटमेंट स्टॉप हो जाएगा। इससे आगे हम बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि क्वेश्चन ने हमें टैक्स रेट दी हुई ही नहीं है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रीट। दोस्तों आपको सबसे पहले फॉर्म का क्या कैलकुलेट करना है, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, विच इज ROCE। द फॉर्मूला इज एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। एबिट अपने रास्ते में निकाला ही था, और है ना 27 लाख कुछ आप बोल रहे थे, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, 1 करोड़, है ना। 45 लाख हमने डेट से लेकर लगाए, 55 लाख अपन ने खुद ने लगाए, मतलब देयर इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 करोड़। तो दोस्तों ROI आ जाएगा क्या वक्त आने पर, 27% के आसपास आप बोल रहे हैं। ओके, है ना, 27% आ रहा है ना। ओके राइट। अब दोस्तों यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है, ओ ये और पढ़ा देता ना अपना तो काम बढ़िया हो जाता। चलो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा है तो भी चलेगा, इसको अभी के लिए पेंडिंग रखते हुए अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री whose capital turnover is 3, मतलब here 3 means not 3%, क्या ये turnover ratio 3 times है। ठीक है, does it have a high or low capital turnover, यानी यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारी फर्म ऐसी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है जिनका इंडस्ट्री का टर्नओवर रेशियो कितना है 3 टाइम्स, तो आखिर हमारा हाई टर्नओवर रेशियो या लो है। तो वो कमेंट करने से पहले हमें हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपको कैपिटल टर्नओवर समझाया ही नहीं, मैंने आपको क्या समझाया, एसेट टर्नओवर रेशियो। आप उसका फॉर्मूला बोल दो क्या होता है, टर्नओवर अपॉन एसेट। अब मैं एसेट्स की जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल, तो ये बन जाता है फॉर्मूला किसका, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, सो टर्नओवर दोस्तों कितना है 75 लाख। ठीक है, और कैपिटल कितनी लगा रखी 1 करोड़, एक होगा पूरा लगा रखा है यार, यानी देखा जाए तो कितना आ रहा है कैपिटल टर्नओवर रेशियो 0.75 आ रहा है।
दोस्तों इंडस्ट्री में दूसरे लोग जितनी कैपिटल फंसा रहे हैं उसका 3 गुना टर्नओवर मार रहे हैं और हमने जितनी कैपिटल फंसाई उसका सिर्फ 0.75 टाइम्स ही टर्नओवर है. डू वी हैव अ हाई और वी हैव अ लो कैपिटल? वी हैव अ वेरी लो कैपिटल टर्न. मतलब क्या क्या कर रहा है भाई, 1 करोड़ रुपए फंसा के बेटा सिर्फ 75 लाख का टर्नओवर. वो देख दूसरों को 3 गुना टर्नओवर मार रहे हैं. मतलब कायदे से तेरा टर्नओवर 3 करोड़ रुपए होना चाहिए. इज दैट इन फैक्ट अगर तुझे उनसे अच्छा बनना है तो उससे भी ज्यादा टर्नओवर मारना पड़ेगा. ठीक है, बट इट माइट बी अ केस कि ये नया बिजनेस है तो नए बिजनेस को टर्नओवर जनरेट करते करते थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में. एक बार सेट हुआ उसके बाद फिर हम कंपेरेबल कर सकते हैं. ठीक है, क्या क्या बताना है? द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज. तो बता ही देंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग लेवरेज हमें आता ही और फाइनेंशियल लेवरेज हमें आता ही है. राइट. ओ अभी ये भी पेंडिंग रह गया. लो कोई बात नहीं दोस्तों, ये सब सिखा देंगे. फिर इसके बाद क्या बोला है? अरे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल तो निकल ही जाएगा ना, वो तो इनकम स्टेटमेंट. पर फाइनेंशियल कैसे निकलेगा? अपने पास ईएस और वो तो है ही नहीं. ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई प्रेफरेंस है? कोई प्रेफरेंस नहीं है. जब कोई प्रेफरेंस ही नहीं तो फिर फॉर्मूला बिकम्स ईबीआईटी अपॉन ईबीटी एंड वी हैव बोथ द नंबर्स. मतलब ये आ जाएगा ना. ओके चल. फिर इसके बाद दोस्तों फिफ्थ पॉइंट क्या पूछे? इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 10%, चेंज कहां हो रहा है वो देखना. सेल्स में हो रहा है चेंज. बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल, अरे फोड़ कर, वेरी गुड. ऑपरेटिंग लेवरेज आपको क्लिक हो गया. सपोज कीजिए ऑपरेटिंग लेवरेज है 3 टाइम्स. ऐसे मैं मन से दे रहा हूं दोस्तों. ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 3 टाइम्स. तो ऑपरेटिंग लेवरेज 3 टाइम्स का मतलब ही क्या होता है? फॉर 1% इंक्रीज इन सेल्स एबिट विल इंक्रीज बाय 3%. So for 10% increase in sales, EBIT will increase by 30%. तो बस वो यहाँ जो ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा उससे ये वाला आंसर भी हमारा आ जाएगा. ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0. तो इसे करने के लिए हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं. कैसा रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं? ये हमसे पूछ के आ रहे हैं और हमको सेट क्या करने को बोला. ये हमसे पूछ रहे हैं कि सेल्स कितना होगा. कब? तब जब ईबीटी क्या हो जाए? 0. तो एक काम करो, उल्टा चल लो. इनकम स्टेटमेंट में आज तक हम सेल्स लिखते थे और ईबीटी फाइंड आउट करते थे. आज हम क्या लिख देंगे? ईबीटी क्या लिख देंगे? 0. ईबीटी के ऊपर बोलना क्या आता है? इंटरेस्ट आता है. इंटरेस्ट का अमाउंट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ईबीआईटी आ जाएगा. ईबीआईटी के ऊपर क्या आता है? फिक्स कॉस्ट. वो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन. राइट. और फिर कंट्रीब्यूशन से हम कहां पर पहुंच जाएंगे? सेल्स पर पहुंच जाएंगे. ठीक है, और बता देंगे इतना सेल्स करो तो आपका ईबीटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ठीक है, ओके. यानी ये अगर आपने मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ रखा है तो ये तो बहुत ही इजी लग रहा होगा. मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ऐसा करते ही होंगे जिसमें कि आप रिवर्स कैलकुलेशन करते होंगे कि टारगेट प्रॉफिट इतना है तो टर्नओवर कितना है. लास्ट पॉइंट, इफ द ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 20%, किसको इंक्रीज करवा रहे हैं? एबिट को, ईबीआईटी को इंक्रीज करवा रहे हैं. बाय व्हाट परसेंटेज ईबीटी विल इंक्रीज? विच लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज. अच्छा, फाइनेंशियल लेवरेज आ भी उसी की वजह से रहा, अकेले डेट की वजह से, है ना. तो बस अब सपोज कीजिए कि यहां पर आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज था 2 टाइम्स. ऐसे ही मन से दे दिया मैंने. तो अगर ये 20% से आपका एबिट इंक्रीज हो रहा है ना, तो लगे तो शर्त लगाओ, फिर बात करते हैं 40% से आपका ईबीटी इंक्रीज होगा. क्योंकि यहाँ पे जो फाइनेंशियल लिवरेज वर्क कर रहा है वो सिर्फ ईबीआईटी से ईबीटी तक वर्क कर रहा है और इसके नीचे सेम वर्क करेगा. इसके नीचे सब कुछ 40% ही होगा. इक्विटी शेयर होल्डर का कमाई वमाई सब कुछ 40% ही होगा. सो ईबीटी विल इंक्रीज बाय 40% गिवन फाइनेंशियल लिवरेजेस 2 टाइम्स. वो तो अभी निकालना पड़ेगा. मेरे मन से एक नंबर, डमी नंबर लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखा जाए तो ये पूरा क्वेश्चन अपने कंट्रोल में है. 2 चीजें हमें समझनी है. एक तो कि फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज या फिर अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, वो तो मैं आपको ऐसे ये पलक झपकते समझा दूंगा. दूसरा मुझे आपको क्या समझना है, समझाना है, कंबाइंड लिवरेज. ये भी समझो, हो गया. चलो पहले अपन फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज की बातें शाते कर लेते हैं. ठीक है दोस्तों, घर पर बैठे थे, अपने जो बड़े पापा के लड़के हैं उन्होंने एक नया धंधा शुरू करा है ना. अपनी उनसे बातचीत चल रही थी, अपन सीए कर ही रहे थे. राइट. तो अपने को पता चला और उन्होंने 1 करोड़ का बैंक से लोन निकाला. हमने कहा भैया आपने 1 करोड़ रुपए का लोन निकाला, मतलब कितना ब्याज लग रहा है? तो उन्होंने बोला यार ब्याज अपने को 12.5% लग रहा है, 12.5%. तो हमने कहा थोड़ा महंगा लोन है. बोले हाँ यार अपना क्रेडिट स्कोर कुछ है ही नहीं, तो वो थोड़ा लोन महंगा पड़ा, 12.5%, है ना. हमने भैया को कहा भैया अगर बुरा नहीं मानो और डिस्क्लोज करना चाहो हमें तो थोड़ा बताओ आपका जो बिजनेस है वो आखिर क्या है. तो उन्होंने बताया ऐसा ऐसा है और ऐसा क्या इतने रुपए लगे हैं और इतना टर्नओवर जनरेट करते हैं, ऐसा है ना. तो अपन ने क्या करा, अपन ने वो बोलते ही जा रहे थे, इतने में अपन चीज़ें नोट करते जा रहे थे. एंड व्हाट वी एसेंशियली डिड इज कि हमने उनका ये इनकम स्टेटमेंट ही बना लिया, है ना.
तो उनका इनकम स्टेटमेंट कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, एबिट एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। उसमें मेन जो अपन ने फोकस करा वो ये फोकस करा कि भैया आप एबिट कितना कमाते हो, 1.5 लाख रुपए, कितने रुपए लगाकर, 10 लाख, है। भैया ने 1 करोड़ लगाए तो 15 लाख कमाएंगे। बिजनेस में तो जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपका रिटर्न आएगा, एबिट है। हमने बोला भैया देखा जाए तो आपने काम तो समझदारी का करा है कि जो भी आप कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो, जो भी आप कैपिटल एम्प्लॉय किए हुए हो अपने बिजनेस में, दैट इज 100 lakhs, 1 करोड़। और उस पर आप रिटर्न कितना निकाल रहे हो, 15 लाख, यानी 15%। यानी आपने तो गजब समझदारी का काम किया। हम तो पढ़ते हैं, आपने तो कर दिखाया कि आपने बैंक से बोरो किया है 12.5 पर, वो 1 करोड़ आपने बैंक से बोरो किया है 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, बट वही मनी आपने डिप्लॉय किया है बिजनेस में टू जनरेट कितना, 15%। यानी ये जो गैप आ रहा है कितने परसेंट का, 2.5% का, यू आर पॉकेटिंग दैट मनी। ही सेज यस ब्रो, ये जो 2.5% है मेरा एडवांटेज है। हमने कहा भैया हम तो फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ते थे, आपने तो कर दिखाया। ये जो भैया ने किया वो क्या है, फाइनेंशियल लेवरेज है। और ये फाइनेंशियल लेवरेज उनके फेवर में काम कर रहा है या अगेंस्ट काम कर रहा है, फेवर में काम कर रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल है का मतलब होता है कि फाइनेंशियल लेवरेज आपको बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, आगे बढ़ा रहा है मतलब आपकी तरक्की करवा रहा है, इक्विटी वालों की कमाई बढ़ा रहा है। फाइनेंशियल लेवरेज तब तक फेवरेबल होगा जब तक मनी आप रेस कर रहे हो कम रेट पर, बट मनी डिप्लॉय करके आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, देन द फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल। सो इफ योर ROCE percentage is more than interest percentage, then you are favorably financially leveraged. If your ROCE का परसेंटेज यानी कैपिटल एम्प्लॉयड पर आप रिटर्न कमा रहे ज्यादा, और वो कैपिटल एम्प्लॉयड में एक हिस्सा डेट वालों का भी लगा हुआ है, उस पर हम उनको दे रहे हैं कम, मतलब वी आर फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में दोस्तों फाइनेंशियल लेवरेज लिया हुआ है, हम बोलेंगे थम्स अप भैया, कंटिन्यू। लेकिन अगर अदर वे राउंड पिक्चर होती कि भैया ने लोन उठाए 12.5% पर और धंधे में 1 करोड़ लगाकर सिर्फ 10 लाख ही छाप रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, भैया 1 करोड़ लगाया आपने धंधे में, कमा कितना रहे, सिर्फ 10 लाख। एबिट कितना कमा रहे हैं आप, सिर्फ 10 लाख, 10 लाख रुपीस कमा रहे हैं। आपको मालूम बैंक वाले को ब्याज कितना देना पड़ेगा, 1 करोड़ का 12.5%, 12.5 लाख। एबिट कमा रहे हो 10 लाख और ब्याज दे रहे हो कितना, 12 लाख, 50,000। तो अपन तो नुकसान में आ गए ना, घर का पैसा जा रहा है। वी आर अनफेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज, यानी इस फाइनेंशियल लेवरेज को भैया जितनी जल्दी उतना खत्म कर दो, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, घर में पैसा नहीं डाल रहा, घर में से पैसा ले लेकर जा रहा है। वी आर अनफेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज, ठीक है। तो मैं सिंपल सा है, तो कॉमन सेंस की बात है। रास्ते चलते इंसान से बोलो भैया एक बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, अच्छा अच्छा कैसे क्या, भैया उस पर 10 कमाऊंगा बाकी लोन 15 पे मिल रहा है, वो क्या बोले ओ भैया तुम्हें क्यों खुटी कर रहे हो, 10 कमाओगे और लोन कितने पे ले रहे हो, तो मतलब है या मतलब नहीं है, मतलब नहीं। लेकिन भैया मैं 20 कमाऊंगा और 15 पे लोन मिल रहा है, हो गया भैया हम सब करो आप तो, है ना, क्योंकि आप लोगे लोन 15 पे और उस पैसे को लगाकर कमाओगे कितना, 20, ठीक है। सो फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज या फिर अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज दोस्तों हमें कैसे पता चलता है, इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कि आपका जो रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड है वो इंटरेस्ट रेट से किस तरीके से कंपेयर हो रहा है। दोस्तों ये देखिए यहां पर, अगर आपका प्री टैक्स ROCE परसेंटेज ग्रेटर देन ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है, देन यू आर क्या फेवरेबल, यू हैव अ फेवरेबल लेवरेज। ऐसे केस में कंपनी ने डेट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ब्याज देना पड़ रहा है 12.5%, पर ब्याज के पैसे को जहां डिप्लॉय कर रहे हैं वहां कमा कितना रहे, 15, तो जो एक्स्ट्रा 2.5% है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉकेट करेंगे, ओके। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्री टैक्स ROCE क्या है, कम है, और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो मतलब है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, यू आर अनफेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज। कंपनी शुड नॉट एम्प्लॉय क्या, डेट, ठीक है। और एक थर्ड सिचुएशन क्या है, आप एंटिसिपेट कर पा रहे हैं, अगर आपका प्री टैक्स ROCE एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, इंटरेस्ट रेट, यानी देखा जाए तो फाइनेंशियल लेवरेज आपके फेवर में काम कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है, या न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, राइट। तो फिर इस सिचुएशन को हम बोलेंगे न्यूट्रल सिचुएशन, राइट। मतलब आपको फाइनेंशियल लेवरेज से ना कोई एडवांटेज हो रहा है बट ना ही कोई
यू आर एट पार, इज दैट क्लियर? तो अगर फ्यूचर ब्राइट लगता है तो कंटिन्यू विथ लिवरेज, और लगता है कि आगे भी कोई उम्मीद नहीं तो बेहतर है कि लोन का पैसा खत्म करो यार, है ना। 12.5% पे लोन लेना और 12.5% कमाना, तो अपने क्या बचा आगे। फ्यूचर ब्राइट दिखता हो तो कंटिन्यू करो, और लगता है कि नहीं ऐसे ही रहने वाला तो खत्म करो, आराम करो, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो अभी आपको समझाया वो किससे रिलेटेड समझाया, डेट से रिलेटेड, ठीक है। प्रेफरेंस के केस में यहाँ पर जहां जहां मैं इंटरेस्ट रेट लिख रहा था उसकी जगह वहां पर क्या आ जाएगा, बोलो ना क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड का परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन एक बहुत खास पॉइंट है यहाँ पर, वेरी गुड। प्रेफरेंस को जब आप डिविडेंड देते हो तो वो आप प्री टैक्स मनी से देते हो प्रेफरेंस को डिविडेंड, या प्रेफरेंस को डिविडेंड देने से पहले सरकार को चुकाओ, सरकार को चुकाओ। तो सपोज करो कि आपने प्रेफरेंस वालों से पैसा लिया है 10% प्रेफरेंस डिविडेंड, आपने उनको वादा किया। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए ले लिए उनसे, ठीक है। ये 1 करोड़ आपने बिजनेस में लगाए, और बिजनेस में आप एबिट कमा रहे हो 15 lakhs का, ठीक है। यानी आपका प्री टैक्स आरओसी कितना परसेंट आ रहा है, 15%। तो आपको किसी ने बोल दिया बहुत बढ़िया यार, हाँ कमा रहे हो 15 और दे रहे हो कितना 10। पर एक बात बताना, ये जो आपने एबिट 15 लाख कमाया, क्या सीधे इसमें से उठाकर आप 10 लाख रुपीस का प्रेफरेंस डिविडेंड दे पाओगे, या इससे पहले सरकार को देना पड़ेगा? सरकार को देना पड़ेगा। मैं भी एज्यूम कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट ही नहीं कुछ, तो जो ईबीआईटी है वही ईबीटी है। तो आप क्या बिफोर टैक्स मनी उठाकर प्रेफरेंस वालों को दे सकते हैं, या पहले आपको सरकार की गलियों से गुजरना पड़ेगा? और सरकार अगर आपसे 40% टैक्स ले रही है तो आपका 6 लाख रुपए तो टैक्स ही बन गया। नेट नेट कमाया ही कितना आपने, 9 लाख। तो कमाया इनके पैसों पर नेट नेट आफ्टर टैक्स 9 लाख, और इनको दे क्या रहे हैं 10 लाख। मतलब है या कोई मतलब नहीं है? कोई मतलब नहीं। तो ध्यान रखना, प्रेफरेंस के केस में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है whether we are favorably financially leveraged or unfavorably financially leveraged, we have to compare preference dividend against pre-tax या फिर against पोस्ट टैक्स, राइट। अब ना बच्चों को ये समझाना ही नहीं पड़ता है कि कब हम फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज्ड है और कब हम अनफेवरेबली। अगर आपका पोस्ट टैक्स आरओसी ग्रेटर है तो फिर आप क्या माने जाएंगे, फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज। फेवरेबल यानी ये फाइनेंशियल लेवरेज आपके फेवर में काम कर रहा है, गो हेड कर लो ये काम, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपका पोस्ट टैक्स आरओसी कम आ रहा है किससे, प्रेफरेंस डिविडेंड से, तो मतलब है कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है देन इट इज न्यूट्रल, वो आपके फेवर में भी काम नहीं कर रहा है पर खिलाफ में भी काम नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके राइट दोस्तों। इसीलिए जो फाइनेंशियल लेवरेज है उसको क्या कहते हैं, डबल एज स्वॉर्ड। वो फेवर में भी काम कर सकती है और अगेंस्ट भी काम कर सकती है ना। ये डबल एज स्वॉर्ड कभी आपने सुना होगा ना, दूधारी तलवार। तो ये जो दूधारी तलवार है, या तो आप इससे सामने वाले को निपटाते हो या फिर सामने वाला आपको निपटा देता है ना। तो इसलिए हमें फाइनेंशियल लेवरेज आंख बंद करके लेना चाहिए, या अगर फेवरेबल है तो ही लेना चाहिए। अगर अनफेवरेबल फाइनेंशियली लेवरेज है कंपनी तो घर से पैसे जाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो सिंपल सा कंक्लूजन इतना सा है कि डेट के केस में आइडेंटिफाई करना हो कि लेवरेज फेवरेबल है अनफेवरेबल है, तो डेट का जो ब्याज की दर है उसको किससे कंपेयर करो। और अगर प्रेफरेंस के केस में कंपेयर करना है तो जो प्रेफरेंस डिविडेंड की रेट है उसको किससे कंपेयर करो, पोस्ट टैक्स आरओसी से। प्री टैक्स आरओसी निकालना आता है, पोस्ट टैक्स आरओसी निकालना आता है। कैसे निकालते हैं पोस्ट टैक्स आरओसी, ईबीआईटी को सीधे क्या कर दो 1 - टी कर दो, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और या फिर अगर आपने प्री टैक्स आरओसी कैलकुलेट ही कर रखा है तो आप उसी को क्या कर दो 1 - टैक्स कर दो। तो आपको ना हल्का सा आप समझ में आ रहा है कि हाँ यार ईबीआईटी को जो 1 - टी करा डायरेक्टली वो देखा जाए तो सही है कुछ हद तक, है ना। अभी उसके लॉजिक में नहीं जाते, नहीं तो बनी बनाई पिक्चर बिगड़ जाएगी, है ना। अपने को तो प्री टैक्स आरओसी मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसी को सीधे 1 - टी कर दो तो क्या हो जाएगा पोस्ट टैक्स आरओसी। ठीक है, ओके। एक तो ये मुद्दा था दोस्तों, है ना, फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज अनफेवरेबल। अब हम कुछ कर पाएंगे। एक और आप मुझसे क्या सीखना चाह रहे हो, समझो आपको आता है कंबाइंड लेवरेज, आप ये मान के चलो कि आपको आता ही आता है। भाई इतनी सिंपल सी बात है, ये तो चलो लोग बना गए, ऑपरेटिंग लेवरेज भी बना गए और फाइनेंशियल लेवरेज भी बना गए। क्या जाता उनका, अगर वो सिर्फ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लेवरेज ही बना लेते तो क्या जाता। तो दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज ये है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कहाँ से कहाँ तक देखता है, वेरी गुड यार, सेल से ईबीआईटी तक देखता है ना। ये नहीं मैंने यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से बनाया, सेल से ईबीआईटी तक देखने वाला क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर इसके अगर आगे अपन यहाँ पर उठाएं, है ना, ईबीआईटी से, ठीक है, यहाँ से उठा रहे हैं ईबीआईटी से, ठीक है, और ईबीआईटी से लगाकर ईएईएस या फिर ईपीएस, दोनों एक ही बात है। वहां तक देखने वाले को हम क्या कहते हैं,
फाइनेंशियल लेवरेज, ठीक है, इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज। तो एक बात बताओ कि फिर कंबाइंड लेवरेज किसे कहेंगे? वो जो दोनों को कंबाइन कर दे, दोनों को यानी जो सेल्स से कहां तक देख ले, ईपीएस तक या फिर ईएईएस तक देख ले, दैट इज टर्म्ड एज कंबाइंड लेवरेज। एक बिजनेस में दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, फाइनेंशियल लेवरेज होता है, होते तो दोनों ही है, होते तो दोनों ही, और दोनों एक साथ वर्क करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी बिजनेस का 10% से सेल्स बढ़ा और अगर उसका ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.5 टाइम्स, तो उसकी ऑपरेटिंग इनकम कितने से बढ़ेगी? 15 से। अगर उसका फाइनेंशियल लेवरेज है 2 टाइम्स, तो शेयर होल्डर की कमाई कितने से बढ़ेगी? 30%। यानी फॉर 10% चेंज इन सेल्स द अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विल चेंज बाय 30%। हमने सीधे वहां से यहाँ दृष्टि डाली। अब हम सेल्स से ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम से इक्विटी की इनकम नहीं देख रहे, हम सीधे सेल्स से किसकी इनकम देख रहे हैं? इक्विटी की इनकम देख रहे हैं। इसे दुनिया क्या कहेगी? कंबाइंड लेवरेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंबाइंड लेवरेज का आंसर क्या होगा? डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कितना होगा, है ना? कितना आ रहा है? आंसर बोलना है, आंसर बोलना है आपको, तो सीधे कंबाइंड लेवरेज का आंसर बोलो। 3 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट, विदाउट कैलकुलेटर। भाई जब 10% का चेंज इन सेल्स है, इट्स लीडिंग टू अ 30% का चेंज इन इक्विटी शेयर होल्डर का इनकम, सो द लेवरेज, सो द कंबाइंड लेवरेज इज 3 टाइम्स। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 3 नहीं आ रहा है आंसर, तो 3.5 आ रहा है, क्योंकि मैं 1.5 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज ले रहा हूँ और उसमें प्लस कर रहा हूँ फाइनेंशियल लेवरेज 2 टाइम्स का, तो आंसर तो 3.5 गुना आ रहा है। गुना गुना ऐसे नहीं जोड़ते, गुना 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 ही होते हैं, क्योंकि वो गुना है तो दे आर टाइम्स। ठीक है, तो 1.5 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स इज नॉट द डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, है ना? तो यहां पर द करेक्ट अप्रोच इज 1.5 टाइम्स इंटू 2, सो 1.5 इंटू 2 इज 3। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला डीओएल प्लस डीएफएल होगा या फिर डीओएल मल्टीप्लाई बाय डीएफएल? मल्टीप्लाई बाय डीएफएल, क्योंकि इसका चेंज यहाँ पे 1.5 गुना चेंज ट्रिगर करेगा और यहाँ जितना चेंज आएगा उसका 2 गुना ही होगा। तो 1.5 गुना भी हो रही चीज और 2 गुना भी हो रही, मतलब 3 गुना हो रही है ना। अरे पहले मेरा पैसा 1.5 गुना हुआ, फिर 1.5 गुना भी 2 गुना हो गया, तो 3 गुना ही होता है, 3.5 नहीं होता है। एक का 1.5 हुआ, 1.5 का 2 गुना 3 होता है, तो एक का 3 हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? डॉल इंटू डीएफएल, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, लेकिन अपन चाहे तो यहां पर 2 और रूप अभी फॉर्मूले के बना सकते हैं। एक परसेंटेज वाला रूप, आप बोल दो नहीं तो मैं बोल दूंगा। परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सीधा सेल्स। ठीक है, ये हो गया इसका परसेंटेज वाला रूप। ठीक है, अब दूसरा वो जो खड़े खड़े चौके छक्के मारते हैं वो वाला रूप मैं आपको बताता हूं। ठीक है दोस्तों, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का ये तो आपको फॉर्मूला समझता ही समझता है। अब डीओएल खुद कैसे निकलता है? कॉन्ट्री अपॉन एबिट। अच्छा, डीएफएल कैसे निकलता है? एबिट अपॉन एबिट माइनस आई माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना? कैंसल, एबिट से एबिट कैंसल। तो अब फॉर्मूला क्या बनता है डीसीएल का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी वही पीडी अपॉन 1 माइनस टी को प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, ओके, ये दोस्तों अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। किसका समझ लिया अभी? कंबाइंड लेवरेज का, है ना? एक बार देख लेते हैं लिखा हुआ कहाँ है, वो भी देख लेते हैं। ये देख, तो जो सेल्स से ऑपरेटिंग इनकम तक ले जावे उसे दुनिया कहती है डॉल। जो ऑपरेटिंग इनकम से ईएईएस या फिर ईपीएस तक ले जावे उसे दुनिया क्या कहती है? डीएफएल। जो सीधे ही सेल से यहां तक ले जावे उसे दुनिया क्या कहती है? डीसीएल। द फॉर्मूला इज डीसीएल इज इक्वल टू डॉल इनटू डीएफएल, है ना? मल्टीप्लिकेशन वाली चीजें ट्रिगर हो रही है ना। ओके, जैसे कोई सी चीज पहले 2 गुना हुई फिर वो 5 गुना हुई तो 7 गुना नहीं होती, पहले वो 2 गुना हुई और 2 गुना अमाउंट 5 गुना हो गया, मतलब 10 गुना हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये है 2 गुना और ये 2 गुना का 5 गुना है, मतलब यहां से यहां तक गुना कितना हो गया? 10 गुना। ठीक है, ये देखिए दोस्तों डीसीएल का फॉर्मूला सही लिखा है कि उल्टा लिखा है? हाँ सही है, परसेंटेज चेंज इन ये इस न्यूमरेटर में आएगा, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्योंकि सेल्स में 10% चेंज होगा तो ये इसमें 30% चेंज होगा। ओके, और ये वाला फॉर्मूला भी सही है ना? ठीक है, ओके, ये दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट समझा किसका? कंबाइंड लेवरेज का, है ना? मतलब अब मुझे लग रहा है कि बाबा ये वाला क्वेश्चन पूरा अपने कंट्रोल में है। क्यों ना दोस्तों इस क्वेश्चन को लिखकर खत्म करें। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ 75 लाख। एक काम करते हैं यार, पूरा पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन लिखकर करते हैं। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं।
तो बताइए सफलता की पहली सीढ़ी क्या चढ़नी पड़ेगी लिवरेज चैप्टर में? इनकम स्टेटमेंट बना लो, है ना, क्योंकि एक बार इनकम स्टेटमेंट बन गया ना फिर क्या सारी चीजें फटाफट हो जाए। ओके, बताइए दोस्तों सेल्स कितना चिपका देंगे? 75, राइट। अब आप ये एग्जाम में समय कम हो तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम बनाने की फॉर्मेलिटी मत करना, है ना, ये सब बहुत अंडरस्टूड होता है और इसके कोई अलग से मिलते ही नहीं हमें। चलिए दोस्तों, मार्किंग स्कीम में की नंबर्स के मार्क्स होते हैं, आपके पर्टिकुलर्स अमाउंट के मार्क्स नहीं होते। बताओ लेस क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, और 42 लाख आपने निकाल दी वेरिएबल कॉस्ट। ये कितना परसेंट दे रखी थी? 56%। और ऑब्वियसली 56% किसका होगा? ऑफ सेल्स। 42 लैक्स 33। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट 6 लाख। $27 लाख ना? ओके, 27 लाख वो हो गया EBIT, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डेट, वैसे इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है? 9%, है ना, तो आप निकाल लीजिए दोस्तों 9%। 4,05,000, ठीक है। 9% ऑफ द डेट अमाउंट, एंड डेट अमाउंट इज 45 लाख ना, तो 4,05,000 हो गया। 22,95,000 ये हो गया EBT। तो बस यही भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब जब टैक्स को कुछ दे ही नहीं रखा है ना, तो मतलब वो ऐसे ही तब देता ही नहीं जब उनको मालूम है कि उसका कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये अपन ने देखा जाए तो काइंड ऑफ वर्किंग जैसा कर लिया, है ना। अब अपन क्वेश्चन से पूछते हैं। हाँ क्वेश्चन, पहली चीज क्या पूछना चाहते हो? ROI। तो बस अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पॉइंट बनाकर दनादन करते जाएंगे। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। द फॉर्मूला इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों चाहो तो वो इंटू 100 करने की फॉर्मेलिटी कर लो, नहीं भी करते हो तो चलता है। एबिट कितना लिखेंगे? 27 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड 55 लाख प्लस 45 लैक्स, है ना, 1 CR। सो 55 लैक्स प्लस 45 लैक्स इंटू 100, आंसर इज 27%, है ना। और ये इम्प्लाइड है कि ये वो है प्री टैक्स, ठीक है। ओके, ROI पूछा है, कुछ नहीं बोला है, तो अज्यूम होता है कि वो प्री टैक्स। सेकंड पॉइंट क्वेश्चन क्या, डज इट हैव फाइनेंशियल लेवरेज? अब यहाँ फाइनेंशियल लेवरेजिंग प्रेफरेंस के थ्रू है या डेट के थ्रू? डेट के थ्रू। तो दो चीजें कौन सी कंपेयर करते हैं, है ना। एक तो प्री टैक्स ROI, यानी वही प्री टैक्स ROC कंपेयर्ड विद इंटरेस्ट रेट ऑन डेट, क्योंकि जो डेट को इंटरेस्ट देते हैं वो प्री टैक्स में से ही दे देते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस को डिविडेंड देते हैं वो पोस्ट टैक्स में से देते हैं, तो उसमें फिर प्री टैक्स ROI से कंपेयर नहीं करते हैं, प्रेफरेंस के केस में पोस्ट टैक्स से कंपेयर करते हैं, है ना। इतना ध्यान रहेगा ना आपको। ओके दोस्तों, अभी हाँ अपन यहां पर बोलेंगे सिंस, है ना, प्री टैक्स ROI ब्रैकेट में 27%, ठीक है, एंड इट्स ग्रेटर देन इंटरेस्ट ऑन डेट, इंटरेस्ट रेट ऑन डेट कितना परसेंट का है? 9% का। तो हम बोलेंगे गजब, हाँ, मतलब पैसा रेस किया 9 पर, उस पर छाप रहे हो कितना? 27। तो देयरफॉर कंपनी इज फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज्ड। ओके, थर्ड पॉइंट, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सो सबसे पहले हम कैपिटल टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट कर देंगे हमारा, ठीक है। सो कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल बाय टर्नओवर, नहीं 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 नहीं, टर्नओवर बाय कैपिटल, और कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। इसमें इंटू 100 करेंगे या नहीं? ये इंटू 100 नहीं होता, वो सिर्फ जो परसेंटेज वाले होते हैं ना उसमें होता है, टाइम्स वालों में इंटू 100 नहीं होता है, ठीक है।
अब आपके मन में ये डाउट बचपन से चला आ रहा होगा कि कुछ रेशो परसेंटेज में होते हैं और कुछ रेशो टाइम्स में होते हैं, है ना। उसका वैसे जनरली रूल ये रहता है कि अगर न्यूमरेटर हल्का है और डिनोमिनेटर भारी है तो यूजुअली वो आंसर परसेंटेज में लिखे, और मैं यूजुअली बोल रहा हूँ ना, 9 out of 10 टाइम्स दस द रूल। अगर रेशियोज में न्यूमरेटर भारी और डिनोमिनेटर हल्का है तो फिर ऐसे रेशियोज यूजुअली टाइम्स की टर्म्स में निकलते हैं, है ना। ऐसा मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, नॉट द 100% ऑफ द टाइम्स। तो दोस्तों टर्नओवर कितना मार रहे हैं यार अपन, 75 लाख, और कैपिटल अच्छी खासी लगा कर बैठे हैं। एक खो का पूरा मतलब, कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है यार, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 0.75 टाइम्स का हम कैपिटल टर्नओवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वही बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो सुधार करना पड़ेगा, राइट। इट्स उन्होंने हाई या लो पूछा था, इट्स अ वेरी लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो एज कंपेयर्ड टू इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 3 टाइम्स। मतलब कुछ सुधार करना पड़ेगा हमें अपने आप में। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट करने लगते हैं। ऑपरेटिंग छोड़ के रखेंगे, चलो तो बस एक एक करके फॉर्मूला लिखेंगे, डेटा डालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ये फॉर्मूले कंठस्थ कर लेना दोस्तों। ये जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इससे रफली 5 to 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। वो कितने का आता है वो तो पेपर ही बताएगा। तो ये 5 नंबर एकदम पक्के ही होते हैं इसके। सो कंट्रीब्यूशन आपने देख ही लिया इनकम स्टेटमेंट से, 33 लाख डिवाइडेड बाय 27 लाख, ठीक है। So 33 lakhs divided by 27 lakh 1.2222 हो गए। तो है ना, ये ऐसा पूरा भी लिख देना और अप्रॉक्स करके 2 डेसिमल पर राउंडिंग ऑफ भी कर देना, ताकि भाई तेरे पास जो तू उससे चेक कर ले। दोस्त डॉल के बाद डीएफएल, और डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस है ही नहीं, तो आप वो बड़ा वाला फॉर्मूला लिखना ही मत, है ना। जब जो रेलेवेंट फॉर्मूला वही लिख लेंगे। तो दोस्तों ईबीआईटी तो 27 लाख हो गया, ईबीटी कितना है 2295, आंसर आता है 1.18। और आगे भी कुछ है, 1764 है, तो अपन तो दोनों लिख दो भाई, है ना। 1.180 होगा ना यार, इसको 1.17 मत लिख देना। अगर आपने इसको 1.17 लिखा ना तो आईसीआई रिजर्व्स द राइट टू कट द मार्क्स। ऐसे कैसे आपको सीए बना दे, जिसको यही नहीं समझ पड़ रहा है कि 1.1764 1.17 होता है कि 1.18। मैंने देखी ऐसी कॉपी, जरा से मतलब इतना सा राउंडिंग एरर में आईसीआई ने क्वेश्चन कट कर दिया। होता है यार, उनका ऐसा चेकिंग स्टैंडर्ड है, आप अपने आप का स्टैंडर्ड इंप्रूव करो उनके हिसाब से। डीसीएल दोस्तों दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, या तो डॉल इंटू डीएफएल कर दो, लेकिन मुझे यहाँ पर वो थोड़ा सा इसलिए रिस्की लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी दोनों फ्रैक्शनल्स हैं। तो बेहतर है कि एक्यूरेट तरीके से जाएंगे, और एक्यूरेट वाला फॉर्मूला क्या होगा, ईबीटी कर लें। यूं तो ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, लेकिन है ही नहीं तो फिर क्यों। तो ये आ जाएगा 33 lakhs डिवाइडेड बाय 22,95,000, 4379, so it is 1.44 times, ठीक है, ओके। ये दोस्तों अपन ने यहाँ पर सफलतापूर्वक फोर्थ पॉइंट कर लिया। अब पधारते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। सो फिफ्थ पॉइंट है, if the sales increase by 10% by what percentage EBIT will increase? So we are going to use क्या, ऑपरेटिंग लेवरेज ओवर हियर, ठीक है। आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं सोच रहा है कि चलो एक बार फिर से अपन क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं 10% बढ़ा के और बताते हैं, नहीं, राइट। जब वो प्रीवियस पॉइंट में आपसे लेवरेजेस कैलकुलेट करवा चुके, सो नाउ व्हाट्स द इंटेंशन ऑफ आईसीआई, कि स्टूडेंट नोज द यूज ऑफ द लेवरेज, ठीक है। और एग्जैक्टली वही तो लेवरेज का मीनिंग ही वही होता है कि भाई ऑपरेटिंग लेवरेज बताता ही क्या, फॉर इतना परसेंट चेंज इन सेल्स बाय हाउ मच द एबिट विल चेंज। तो सिंपल, आपको यू हैव टू गो बाय द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, एंड दे वांट टू टेस्ट कि आपको वो अप्लाई करना आता है ना। तो अब यहाँ पर अपने पास सिंपल एक तरीका है कि अपन डॉल का फॉर्मूला लिख दो, और मालूम कौन सा वाला फॉर्मूला लिख दो, परसेंटेज वाला, ठीक है। तो सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन, परसेंटेज चेंज इन क्या बाय क्या, EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है।
तो डॉल अब हम 1.22 पर काम करेंगे, ठीक है। 1.22 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी की जगह तो वही लिखेंगे, लेकिन इधर कितना लिख देंगे 10%। देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन एबिट, अच्छा उन्होंने इंक्रीज या डिक्रीज डिफाइन किया हुआ है ना, इंक्रीज बाय 10% ना। और अच्छा यहाँ पे 12.22 भी लिख देना और इंक्रीज भी डिफाइन, अगर उन्होंने इंक्रीज डिफाइन करा आपने को इंक्रीज डिफाइन करना पड़ेगा। सो परसेंटेज चेंज इन एबिट कितना होगा 12.2 या फिर 12.22% का इंक्रीज, ठीक है। ओके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। तो अपन एक काम करेंगे, रिवर्स जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अपन यहाँ पर रिवर्स चलते हैं, है ना। तो अब अपन यहाँ पर रिवर्स चलते वक्त टारगेट ईबीटी यानी वही डिजायर्ड ईबीटी लिख दो, बोले नी कॉस्टिंग में लिखते होंगे आप, डिजायर्ड ईबीटी इज 0। इस डिजायर्ड ईबीटी में उल्टा चल रहा है ना, इंटरेस्ट आता है ना, इंटरेस्ट, हाँ तो एड बैक कर लेंगे हम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट कितना अमाउंट आ जाएगा 4,05,000। अरे उल्टा इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, फिर 4,05,000 ये ईबीआईटी होगा, इसमें लेस नहीं होगा ना, ऐड होगा, ऐड हो जाएगा फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपीस। सो ऐड फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपीस, ठीक है। तो यह आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 10,05,000। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या ऐड कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। इसमें ऐड हम कर लेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट 56%। तो वो नहीं वहाँ लिखा है ना अपन ने, अमाउंट कितना लिखा है ना 42 lakhs, है ना, आप समझ गए हो। तो वो गलत कर ही लो अभी, वैसे 42 लाख ऐड कर ही दो, है ना। और यहाँ पर बता ही दो कि जो रिक्वायर्ड सेल्स है वो कितना 52,05,000। लेकिन क्या ये सही है या ये गलत है, ये गलत, क्योंकि जो 42 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है वो करस्पॉन्डिंग टू 52 लाख का सेल्स है, करस्पॉन्डिंग टू 75 लाख का सेल्स है, करस्पॉन्डिंग टू 75 लाख का सेल्स है, ठीक है। तो बस इतना लिखने के बाद इसको कट कर देते हैं, क्योंकि ये एक मिस्टेक है जो बच्चे कभी कभी कर देते हैं, ठीक है। भाई उसका नाम वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरी करेगी ना सेल्स के साथ साथ, और अभी आपको सेल्स ही नहीं मालूम है तो किसी और का भी सेल्स वेल्स उठा के छोड़ देंगे क्या, नहीं। अब हमें यहाँ से परसेंटेज पर चलना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 42 lakhs वेरिएबल कॉस्ट corresponds to सेल्स लेवल ऑफ 75 lakhs रुपीस। अभी हम क्योंकि खुद ही सेल्स ही हमको ही नहीं मालूम है तो हम 42 लाख की वेरिएबल कॉस्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा ना यार। ओके तो इसलिए ये हमने दोस्तों यहाँ पर गलती कर ली। वैसे भी कुछ कुछ गलतियां करनी चाहिए जिंदगी में, करी होगी ना आपने भी दोस्तों। तो अब यहाँ पर अपन ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, इस पर अपन उस पर आ जाएंगे, उस पे वेरी गुड रेशियो पर, पीवी रेशियो पर आ जाएंगे। क्योंकि जब आपने बोला है कि वेरिएबल कॉस्ट अगर 56% है, इसका मतलब है कि पीवी रेशियो 44% है, बस। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, इसको सही मायने में डिवाइड किससे करेंगे, पीवी रेशियो से, क्योंकि ये 44% के बराबर ही तो है ये डेटा। तो 22,84,091, ठीक है, 22,84,091 है ना, ये आएगा हमारा रिक्वायर्ड, क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड सेल्स। इतना सेल्स करेंगे तो जाकर ईबीटी 0 होगा। इज दैट क्लियर? ओके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दोस्तों एक तरीका तो ये है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे सॉल्व कर सकते। दूसरा तरीका होता है कि हम लिवरेजेस को यूज कर ले, वापस से अगेन हम लिवरेजेस को यूज कर ले दोस्तों। पर एक ऐसा लिवरेज चाहिए जो यहां से देखना शुरू करे और सिर्फ ईबीआईटी तक देखे या ईबीटी तक देख ले, ईबीटी तक देख ले, जो ईबीआईटी तक देखता है उसे डीओएल कहते हैं।
जो ईबीआईटी से ईबीटी तक देखता है उसको डीएफएल कहते हैं। ईबीआईटी से ईबीटी ही चल रहा है अभी डीएफएल, क्योंकि आगे कुछ है नहीं। तो यहां से यहां तक किसको हम यूज कर सकते हैं, डीसीएल को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। 10,05,000 डिवाइडेड बाय 44% आएगा ना, हाँ। यही आ रहा है ना, ओके ठीक है चलो। ओके दोस्तों तुम्हारा अलग आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो। अब आ गया क्या, मैच हो गया क्या कि नहीं हो रहा है मैच? हाँ नहीं हुआ मैच, मैं करवा देता हूं। तुम 1,05,000 लिख रहे हो, तुम 10,05,000 लिख, है ना। अब आ गया, चल ओके। तो दोस्तों यहाँ पर ये आ गया 22,84,091, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड। एक तो ये तरीका है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, ओके। पर दूसरा हम डीसीएल को भी यूज कर सकते थे, उससे भी हम आंसर निकाल सकते थे। दोस्तों डीसीएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला बोलेंगे ना, सही रहेगा, बोलो क्या है ना। परसेंटेज चेंज इन क्या डिवाइडेड बाय क्या, है ना, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यहां पर हम डीसीएल का परसेंटेज वाला वर्जन लिखेंगे। उसमें यूं तो आता है परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, है ना, लेकिन परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या ईपीएस की जगह ईबीटी लिख दो, है ना। अच्छा ये जो फॉर्मूला है ना, इस पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। ये ईबीटी वाला तभी वर्जन यूज किया जा सकता है जब प्रेफरेंस ना हो, वो है तो फिर ईएईएस या फिर ईपीएस वाले वर्जन पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं, सिंस देयर इज नो प्रेफरेंस कैपिटल, सिंस देयर इज नो प्रेफरेंस, ये अपने समझने के लिए लिख रहे हैं, आईसीआई को नहीं, आपने तो करेक्ट फॉर्मूला यूज करे तो सब समझ जाएंगे। सिंस देयर इज नो प्रेफरेंस कैपिटल, देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईएईएस। और ये मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया था, क्योंकि कुछ प्रेफरेंस है ही नहीं तो बीच में आप कुछ फिक्स वाला तो बचा ही नहीं, तो सारे परसेंटेज चेंज बिल्कुल सेम जाएंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्या, सेल्स। दोस्तों डीसीएल की वैल्यू बोलना 1.44 है। अब परसेंटेज चेंज इन सेल्स पता है या वही तो पता करना है, वही तो पता करना है। और परसेंटेज चेंज इन ईबीटी की जगह क्या लिखेंगे, 100%, क्योंकि आपको, अरे आपको उस ईबीटी के अमाउंट को कहां लाना है ना, जीरो पर लाना है ना, ये ईबीटी को जीरो पर लाना है, तो चेंज कितना करना है, 100%। किसी भी चीज को जीरो पर लाना हो तो चेंज तो 100% ही होगा। लाख रुपए को जीरो करना है 100%, 10 लाख को जीरो करना है 100%, ठीक है। तो यहां पर आपको ईबीटी को जीरो करना है, तो आप क्या बोल दोगे, मुझे 100% चेंज चाहिए इन ईबीटी, तो बस फिर ये आ जाएगा आपका परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कितना, 69.44%। इंक्रीज करेंगे परसेंटेज को, सेल्स को, हाँ, या डिक्रीज करेंगे 69.4, डिक्रीज करेंगे। क्यों डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ऊपर आपको 100% से ईबीटी को, तो उसको डिक्रीज करने के लिए इसको भी डिक्रीज ही करना पड़ता है, ठीक है बस। तो देयरफॉर आप न्यू सेल्स निकाल लोगे, है ना। तो रिक्वायर्ड सेल्स कितना हो जाएगा, जितना अभी है उसमें से इतना घटा दो, 75 लाख, है ना, माइनस कर दोगे आप 69.44% ऑफ 75 लाख, 22,92,000, ठीक है। अब ये वाला आंसर एग्जैक्ट उससे मैच नहीं करेगा, उसके पीछे कारण ये है कि ये जो हमने डीसीएल यूज करा है, ये हमने अप्रॉक्स वाला यूज करा है, नॉट द एक्यूरेट वन। और आप एक्यूरेट यूज करोगे तो आंसर एक्यूरेट पाओगे, आप अप्रॉक्स यूज करोगे तो आंसर अप्रॉक्स पाओगे, है ना। बट दिस वन इज अप्रॉक्स, पर जो हमने पहले वाले तरीके से करा था दैट्स एक्यूरेट, ठीक है। दोनों ही तरीके वैलिड है, कोई सा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ये हो गया, 6 पॉइंट हो गया। लेट्स कम ऑन टू द 7th पॉइंट। इफ EBIT increases by 20%, by what percentage EBIT हो गया। DFL कनेक्शन किसका किसका बन रहा है, EBIT का और EBT का ना, वो कनेक्शन कौन बनाता है दोस्तों, DFL बनाता है। आ जाओ यार ये भी खत्म करते हैं, 7th पॉइंट, ठीक है।
सो यहाँ पर आप DFL का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्या बाय क्या, EBIT आता है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में EBT आएगा, EBT आएगा ना। परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले उल्टे चलते हैं और वो चौके छक्के खड़े चौके छक्के वो वाले उल्टे चलते हैं, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन EBT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। तो DFL की वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.18 है ना, D144 नहीं 1.18, ठीक है। ओके, सो 1.18 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBT, यही तो निकालना है, और परसेंटेज ये कितना है 20%, तो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन EBT इक्वल्स टू 23.6%। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज, हमें 23.6% से EBIT हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई अगर यहाँ पर ये फॉर्मूले से नहीं जाना चाहे ना तो भी चलेगा, वो डायरेक्ट प्रेजेंटेशन भी कर सकता है लैंग्वेज के फॉर्म में। कैसे कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, एबिट इंक्रीज होने वाला है 20 से, तो EBT कितना इंक्रीज होगा, ज्यादा इंक्रीज होगा, कितना गुना इंक्रीज होगा 1.18, तो सिंपल 20% इंटू 1.18 करके 23.6% भी आंसर लिखा जा सकता है। इज दैट क्लियर, ठीक है। हो वो ही रहा है, वो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एबिट इंटू DFL, आपने वही करा 20% इंटू 1.18, तो आप ऐसा भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर मिलेंगे FM में।